ऑलराइट, सो आज से हम लोग सीसीटीवी कैमरा ऑपरेटर का कोर्स शुरू करने जा रहे हैं, यानी कि लेवल 2। लेवल 1 के लिए हमें अप्रॉक्स अगर आप देखेंगे तो नियर अबाउट 1 महीना हमको गया सीखने को, राइट? तो लेवल 1 में हमने सीखा था हार्डवेयर एंड फंडामेंटल, ठीक है? जहाँ पर कैसे किसी सिस्टम को इंस्टॉल करते हैं, उसके फंडामेंटल को हमने समझा, डीवीआर क्या होता है, केबल क्या होता है, मतलब बहुत सारे तमाम कंपोनेंट थे उनको समझा हमने। बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में हमने स्टडी किया, बिट रेट क्या होता है, एफपीएस क्या होता है, फिर उसके बाद में रिज़ॉल्यूशन क्या होता है, ये सारी चीज़ें जो टर्मिनोलॉजीज़ थे, बड़े-बड़े जो हमारी इंडस्ट्री के अंदर यूज़ किए जाते हैं, वो भी हमने सीखा, ठीक है? यानी कि पूरा का पूरा फंडामेंटल जो होता है, वो हमारा लेवल 1 के अंदर क्लियर होता है। लेवल 2 जो है, यहाँ पर हम कोई भी हार्डवेयर की चीज़ें नहीं सीखने वाले। यहाँ पर जो भी चीज़ें आप सीखोगे, वो सब आप क्या सीखोगे? सिर्फ़ और सिर्फ़ ऑपरेट कैसे किया जाता है, यानी कि ऑपरेटिंग, ठीक है? यानी कि दौआ के डीवीआर को कैसे ऑपरेट करना है, हिग्विशन के डीवीआर को कैसे ऑपरेट करना है, ये इनके कुछ ऑप्शंस होते हैं, कॉमन ऑप्शन, जो हर एक सिस्टम के अंदर पाए जाते हैं। जैसे दौआ में रिकॉर्डिंग चालू या बंद कैसे करें, ये आई थिंक सो मुझे ऐसा लगता है ये कॉमन ऑप्शन सेटिंग है जो सबको चाहिए होगा। तो हिग्विजन में भी मिलेगा, टीपी लिंक का होगा, टीपी लिंक में भी मिलेगा, या कोई भी और भी दुनिया भर का कंपनी है, सब में आपको जो है देखने को मिलेगा। तो कैसे हम रिकॉर्डिंग चालू करें, बंद करें, डेट और टाइम सेट करें, हार्ड डिस्क को कैसे फॉर्मेट करें, इसी तरीके के बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं, ठीक है? जो बेसिक से लेकर एडवांस पर हम सीखने वाले हैं। तो ऑपरेटर को सीखने के लिए मे बी अपने को 1 हफ्ता या उससे ज़्यादा भी दिन जा सकता है, डिपेंड करता है कि मैं कितना डीपर लेवल पर जा रहा हूँ। ऑलराइट? अच्छा, जब मैं चीज़ें आपको सिखाऊँगा तो पहले आपको सीखना है, समझना अच्छी तरीके से। लास्ट में कुछ भी अगर आपको डाउट भी होता है तो बीच में अगर टॉपिक रिलेटेड है तो आप पूछ सकते हो हैंड रेज़ करके, मैं माइक पास करूँगा और फिर माइक में आपको बोलना होगा। ठीक है? डायरेक्ट इंटरप्ट नहीं करना, हैंड रेज़ करना, मैं थोड़ा-सा टाइम दूँगा फिर उसके हिसाब से, क्योंकि एक फ्लो होता है, तो वो फ्लो जो है वो हमारा ब्रेक नहीं होना चाहिए। अच्छा, दूसरा चीज़ क्या है कि अगर कुछ भी ऐसा डाउट है तो बुक वगैरह में लिख लो, ठीक है? जो आपको लग रहा है तो क्लास के आखिरी में भी आप मुझे पूछ सकते हो, ठीक है? कुछ आउट ऑफ टॉपिक है तो। टॉपिक रिलेटेड है तो हैंड रेज करो। अच्छा, दूसरी चीज क्या है, ऑपरेटर का क्लास करने से पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि व्हाई वी आर लर्निंग ऑपरेटर। हम हार्डवेयर सीखे तो टेक्नीशियन लेवल पर हम काम तो जान गए, लेकिन ऑपरेटर का काम करना क्यों जरूरी है? ठीक है, कोई बता सकता है व्हाई ऑपरेटर लेवल हमको क्यों सीखना है, मैंने इसको क्यों डिजाइन किया, कौन बताएगा? तो मैं माइक पास करता हूँ, ये लो, पीछे वाले कौन बोल रहा है? बोलिए, ऑपरेटर लेवल क्यों सीखना जरूरी है, जल्दी बताइए। यस यस, बैठ के बोलना है जी। इसलिए जरूरी है कि सर हम कैसे, जैसा आपने बताया कि डीवीआर अलग-अलग कंपनी के होते हैं, तो कुछ चीजें तो सिमिलरिटी होती हैं, जैसे आपने बताया कि रिकॉर्डिंग वगैरह, कुछ चीजें हर कंपनी के पास अलग-अलग होती है। तो हमें कैसे मालूम पड़ेगा किस कंपनी ने किस तरह की सेटिंग रखी है, कहाँ जाना है, किस सेटिंग में कैसे चेक करना है, किसी ने डिस्प्ले कहीं और रखा होगा, दूसरी कंपनी कहीं और रखा होगा। इस तरह इसलिए हमें जो है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जानना बहुत जरूरी है, ताकि हम सही तरीके से हर कंपनी के अलग-अलग डीवीआर को सही तरीके से ऑपरेट कर सकें। राइट। टेक्नीशियन लेवल पर अगर हम देखेंगे तो टेक्नीशियन लोग जो होते हैं ना, जो सीसीटीवी कैमरा को इंस्टॉल करते हैं, अगर हम टेक्नीशियन की बात करेंगे तो उनको ऑपरेटर का ज्यादा काम नहीं होता है। उनको क्या होता है कि एज पर रिक्वायरमेंट कुछ सेटिंग एनेबल और डिसेबल करके देना होता है। जैसे कोई बोलेगा यार हमें सिर्फ ये पर्टिकुलर कैमरे का ही रिकॉर्डिंग चाहिए, इसका नहीं चाहिए, तो एनेबल और डिसेबल कर देता है बंदा। फिर उसके बाद में कोई कहता है कि नहीं, हमको सिर्फ ये टाइम से ये टाइम तक ही रिकॉर्डिंग करवाना है, बाकी टाइम पे रिकॉर्डिंग नहीं करवाना है। तो टेक्नीशियन का काम क्या है, रिक्वायरमेंट लेना, ठीक है, और उस रिक्वायरमेंट के बेस पर वो सेटिंग को क्या करना, चेंजेस करना, और फिर उसके हिसाब से डिलीवर करना, ठीक है, पूरा काम को करके। तो कुछ ऐसी चीजें होती है जो बिना बोले भी किया जाता है, जैसे आईडी बनाना, पासवर्ड बनाना, ठीक है, तो कस्टमर अगर वो नहीं भी बोले तब भी तो सेटअप का पार्ट है, तो करना ही पड़ेगा। हार्ड डिस्क को फॉर्मेट करना, प्लेबैक सही से हो रहा है या नहीं हो रहा उसको चेक करना, रिकॉर्डिंग चालू है या नहीं है उसको चेक करना, तो ये सब चीजें तो जरूरी है ना। तो एज अ टेक्नीशियन लेवल पर कई बार कुछ ऐसी चीजें होती है कि रिक्वायरमेंट नहीं होते हुए भी हमें वो चीजें करनी पड़ती है, क्योंकि वो पार्ट है प्रोसेस का। समझ में आ रहा है? पहला। दूसरा दूसरा चीज क्या है, टेक्नीशियन का काम क्या होता है? एज अ टेक्नीशियन का काम होता है कि आपको जो है रिक्वायरमेंट लेना है, कोई स्पेशल सेटिंग अगर वो मांग रहे तो, ठीक है, तो वो रिक्वायरमेंट के बेस पर आपको सेटिंग करके देने आना चाहिए। क्लियर हो रहा है? अच्छा,
सबसे बड़ा चीज क्या है, क्योंकि टेक्नीशियन लेवल पर अगर मुझे ऑपरेटर आपको सिखाना होता, ठीक है, तो मैं हार्डली आपको 1 या 2 दिन में सिखा देता। मेरे तरफ से तो डन हो जाता, फिर आपको जो प्रैक्टिस में टाइम लगे वो लगे। लेकिन 2 दिन में मैं हार्डली आपको टेक्नीशियन लेवल पे सिखा देता। यहाँ पर आपका टाइम सबसे ज्यादा क्यों जाएगा ऑपरेटर लेवल के अंदर? क्योंकि मेरा मकसद सिर्फ आपको टेक्नीशियन लेवल पर ऑपरेटिंग को सिखाना नहीं है। मेरा इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेने का सबसे बड़ा इनिशिएटिव ये है कि आप कहीं पर एज अ ऑपरेटर लेवल पर जॉब कर सको। ऑपरेटर लेवल पर जॉब में क्या होता है कि आपको मॉनिटरिंग करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? सामने डिस्प्लेस लगे होंगे, मॉनिटरिंग करना है, ऑब्जर्व करना है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, इस तरीके से ऑब्जर्व करना है। और फिर उसके बाद में आपको क्या करना होता है कि रिपोर्ट, ठीक है? क्योंकि कहीं पर अगर फायर हो गया मान के चलो और आपको दिख रहा है और आप हाथ पे हाथ धरे बैठे रहोगे, चलेगा? नहीं चलेगा कि अरे यार ठीक है, फायर अलार्म लगा है, वो अपना काम करेगा, ऐसे नहीं होता है। ठीक है, वहां पर हमें क्या करना है, हमें देखना है पहले तो ह्यूमन सेफ्टी। तो हमें अनाउंसमेंट करना है, तो हमारे बाजू में अगर पीए सिस्टम है तो वी कैन मेक अनाउंसमेंट, मैनुअल अनाउंसमेंट। अगर हमको मालूम है कि नहीं यार हमारे पास में ऐसा कुछ भी नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, फोन करके रिपोर्ट करना पड़ेगा अपने सीनियर को। तो इस तरीके से क्या होता है, वहां पर मॉनिटरिंग करके हमें क्या करना पड़ता है, रिपोर्टिंग वगैरह करना पड़ता है। क्लियर हो रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो ये बेसिक फंडामेंटल है, ठीक है, मॉनिटरिंग करना, रिपोर्टिंग करना बेसिक फंडामेंटल है। अच्छा, दूसरी चीज क्या होती है कि जब हम ऑपरेटर लेवल पर जाते हैं, ठीक है, तो वो ऑपरेटर लेवल पर सिर्फ बैठकर देखना नहीं होता है कि भाई खाली देखो। ठीक है, कोई अगर स्ट्रेंजर दिख रहा है, कोई किसी का बिहेवियर अगर आपको खराब दिख रहा है कि नहीं यार इसका थोड़ा बिहेवियर सही नहीं है, तो उस समय पर भी आप रिपोर्ट कर सकते हो या उसका स्नैप लेके रख सकते हो या उसने वीडियो उतने समय का वीडियो रिकॉर्ड करके आप रख सकते हो अपने सिस्टम के द्वारा। तो ये सारी चीजें की जाती है। अब मॉनिटरिंग अलग-अलग तरीके से होता है। देखो मॉनिटरिंग एक तो पहले तो आपके यहाँ पर सिस्टम यानी कि आपका डीवीआर लगा होगा। दूसरा मॉनिटरिंग जो होता है, वो होता है हमारे वीएमएस जरिए यानी कि वीडियो मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है? तो ये जो वीडियो मैनेजमेंट सिस्टम है, वीएमएस जो है हमारा, ये एक्चुअली में पीसी सॉफ्टवेयर होता है या किसी सर्वर के अंदर एक सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आप बोल दो तब भी चलेगा। जिसके अंदर क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन के, जैसे बहुत सारे बैंक है, ठीक है, तो एक आईसीआईसीआई बैंक की अगर हम बात करेंगे, एचडीएफसी की बात करेंगे, तो उनका एक ब्रांच नहीं है, वहां पर कई सारे ब्रांचेस है। तो उनके सारे ब्रांचेस को एक जगह पर मॉनिटर करने के लिए हम वीएमएस वगैरह सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम कॉन्फ़िगर करते हैं, वो क्लाउड पे चलता है, कई बार स्टैटिक आईपी वगैरह के बेस पर चलाया जाता है, डिपेंड करता है उसकी मॉनिटरिंग के अलग-अलग फेजेस है, वो हम आगे देखेंगे नेटवर्किंग में। फिलहाल मॉनिटरिंग के लिए आपको सब कुछ वहां पर दिया होगा एज इट इज, बस आपको बैठकर एज अ ऑपरेटर लेवल पर मॉनिटरिंग करना है। समझ में आ रहा है? देखना है, ऑब्जर्व करना अच्छी तरीके से कि कौन आ रहा है, कितने बजे आ रहा है, कितने बजे जा रहा है। फिर उसके बाद में आपको देखना है कि कितने बजे कोई अगर दुकान की मॉनिटरिंग कर रहे हो तो कितने बजे शटर खुल रहा है, कितने बजे जो है शटर बंद हो रहा है। ये सारी चीजों का क्या करना पड़ता है, वहां पर आपको एक्नॉलेजमेंट मेंटेन करना पड़ता है। तो कई बार जब आप एज अ ऑपरेटर लेवल पर काम करने जाते हो कहीं पर भी, तो उसके लिए मैं आप लोगों को जो है जस्ट गिव मी सेकेंड, मैं एक बार ढूंढ लेता हूँ फाइल कहाँ पर रखा है मैंने। ये तो इस तरीके का फॉर्मेट मैं आप लोगों को दे दूंगा। ये एक बेसिक फॉर्मेट है दैट कैन बी कस्टमाइज्ड बाय द कंपनी। ठीक है, जरूरी नहीं है कि जो फॉर्मेट मैंने आपको दिया है यही सेम फॉर्मेट आप लोगों को कंपनी में भी मिले, लेकिन इसके कुछ कोर फंडामेंटल है वो तो यही रहता है। तो ये फॉर्मेट आपको दिया जाता है यानी कि दिस इज कॉल्ड द रिपोर्टिंग फॉर्मेट। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे सीसीटीवी ऑपरेटर डेली रिपोर्ट फॉर्मेट, तो डेली आपको एक रिपोर्ट बनाना होता है एज अ ऑपरेटर। तो जैसे कि अगर आप देखेंगे तो ऑपरेटर का नेम, क्योंकि आप किसी प्रीमाइसिस पर अगर ऑपरेटिंग के लिए जा रहे हो, ठीक है, लेट से कोई ज्वेलरी का बहुत बड़ा चेन है, वहां पर भी पूरा सर्विलांस करके रखा हुआ उसको ऑपरेट करना है। ठीक है, कोई भी बड़ा फैक्ट्री है, कोई कंपनी है या कोई सिटी सर्विलांस पर है, तो उस समय पर क्या करना है ऑपरेटर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना, क्योंकि शिफ्ट बना होता है। तो ऑपरेटर को अपना नाम डालना है कि मैं ये टाइम पर मेरा नाम ये है, मैं ये डेट और ये टाइम पर आया था, वो सारी चीजें। तो यहाँ पर शिफ्ट टाइमिंग होता है फ्रॉम और टू, आप कौन से टाइम पर आए। फिर उसके बाद में डेट होता है, आपको डेट डालना जरूरी होता है वहां पर। ठीक है, उसके बाद में लोकेशन एंड साइट नेम। लोकेशन एंड साइट नेम का मतलब क्या होता है कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि ऑपरेटर का रोल चेंज होता है, ठीक है, या लोकेशन चेंज होता है। तो हो सकता है कि कभी कभी उसको भेज दिया गया किसी और सेंटर पर, किसी को किसी और सेंटर पर, तो वो किस लोकेशन पर किस दिन था वो भी आपको फॉर्म में फिल करना होता है।
फिर उसके बाद में तो जो मल्टीपल चेन्स वाले होते हैं जिनके पास डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पर मॉनिटरिंग करना होता है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। अब यहां पर नेक्स्ट आता है दैट इज योर इक्विपमेंट स्टेटस चेक, यानी कि इसके कुछ स्टेटस के लिस्ट होते हैं जो आपको तैयार करना होता है। तो यहाँ पर मैं उदाहरण के तौर पर दे रहा हूं, देखो मैं बता रहा हूं अगेन, यहाँ पर एक डिस्क्लेमर ऐड करूंगा, दैट इज कि ये यहाँ पर जो फॉर्मेट आपको दिखाया जा रहा है, ऐसा नहीं है कि लक्ष्मण सर ने जो दिया वही बस पूरे जिंदगी में आप काम में आने वाला, इसके अलावा कुछ कस्टमाइज नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये कस्टमाइज हो सकता है। मैंने क्या किया, मैंने भी एक जगह पर ऑपरेटर के लेवल पर मैंने पहले पास्ट में जॉब किया है, तो उसमें हमें किस तरीके से होता था काम, वो मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो डीवीआर एनवीआर वर्किंग, ठीक है। तो डीवीआर एनवीआर जैसे आप कहीं पर ऑपरेट कर रहे हो, किसी मान के चलो अभी हमें यहाँ पर एक सिनेरियो लेना पड़ेगा, ठीक है। तो एक हम ले लेते हैं, लेट से आपको किसी हॉस्पिटल में बिठा दिया गया और वहीं पर आपको जाना है डेली और उधर ही मॉनिटर करना है। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट आज कर रहे हैं, हॉस्पिटैलिटी में हैं वो लोग, आज बड़े बड़े होटल्स की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, बड़े बड़े प्रीमाइसिस फैक्ट्री की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तो अच्छे खासे लेवल पर है वो लोग। तो डीवीआर एनवीआर क्या वर्क कर रहा है, हर दिन डेली रिपोर्ट बनाना है ना, क्योंकि ये डेली रिपोर्ट है। हाँ सर आज कर रहा है, तो इसमें आप करोगे टिक और फिर उसके बाद में रिमार्क लिखोगे, कुछ अगर रिमार्क नहीं कर रहा है तो कुछ रिमार्क लिखोगे, जब चल रहा है तो क्या रिमार्क लिखोगे, ठीक है। उसके बाद में ऑल कैमरा ऑनलाइन, क्या सारे कैमरे चल रहे हैं, हो सकता है किसी दिन गए और कैमरा नहीं चल रहा है, तो आप वो लिखोगे। लिखने के बाद क्या होता है, अब ये सिर्फ हमने क्या बना, हमने एक एक्नॉलेजमेंट बना रहे हैं, समझ में आ रहा है कि आज के हिसाब से क्या था, आपने क्या क्या चीजें देखा, कुछ ऑब्जर्व किया, उसके हिसाब से हम बनाते हैं। दूसरी चीज क्या होती है कि इसको आपको इमीडिएट इन्फॉर्म करना है आपके सीनियर को। अगर कोई इंपॉर्टेंट सस्पिशियस कोई ऑब्जेक्ट आपको दिख जाता है कहीं पर, कोई बैग लाके छोड़ दिया रेलवे स्टेशन पे, तो क्या रिपोर्ट नहीं करोगे, ठीक है। तो कुछ भी ऐसा सस्पिशियस ऑब्जेक्ट अगर आपको दिख रहा है या किसी का बिहेवियर आपको कोई वेपन से कैरी करते हुए जा रहा है, तो उस समय पर आपको क्या करना है, आपको रिपोर्ट भी करना है इमीडिएट बेसिस पर। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ लिख देना है, लिखने के साथ साथ में आपको रिपोर्ट भी कर देना है, ठीक है। स्टोरेज, क्या आपका हार्ड डिस्क ओके है सिस्टम का, क्योंकि ये सब मेन कंपोनेंट है ना। अगर इनमें से ये सारे कंपोनेंट में से कुछ चीजें बंद हो जाएगी तो प्रॉब्लम आएगा। माउस खराब हो गया तो एक बार का चलेगा, चलो भाई माउस खराब हो गया, वो कभी भी बदल सकते हो आप, है कि नहीं। लेकिन रिकॉर्डिंग, आपका कैमरा, ये अफेक्ट नहीं होना चाहिए। इसी वजह से इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट यहाँ पर लिखे होते हैं, ठीक है। आपका इंटरनेट सप्लाई बराबर है या नहीं है, ठीक है, उसके बारे में। तो यहाँ पर उनके स्टेटस, आज सारी चीजें ओके है तो ओके करके, तो आपका सुबह सुबह गया मैं, जाने के बाद सब यही करूंगा, हाँ सब सिस्टम हेल्दी है, चलो टिक कर दिया, और नहीं है तो कुछ रिमार्क लिख दिया, ठीक है। और फिर उसके हिसाब से कॉल लगा के सीनियर को अपडेट कर दिया, या मेल वगैरह, या उनके पास ऑटोमेटेड कोई सिस्टम होता है तो वहां पर हमें इनपुट करना पड़ता है, समझ में आ रहा है। कोई ग्रुप बनाया व्हाट्सएप का, कुछ किया है तो उसके हिसाब से करना पड़ता है। तो ये डिपेंड करता है, बहुत सारे लोगों का तो अब तो ऑटोमेटेड सिस्टम आता है, उनका खुद का डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर होते हैं, उसी में रिपोर्टिंग करना है, समझ में आ रहा है। अच्छा, नेक्स्ट जो होता है दैट इज योर ऑब्जर्वेशन। देखो मॉनिटरिंग में क्या, खाली मॉनिटरिंग का मतलब ये नहीं कि खाली बस बैठ के देखो, आपको वहां पर प्रेजेंस ऑफ माइंड भी रखना है। मूवी नहीं है बस खाली देख रहे हो मनोरंजन के लिए, है कि नहीं। प्रेजेंस ऑफ माइंड, जैसे मूवी भी देखते हो तो थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड रखते हो ना, पता चलता है ना स्टोरी कहां जा रहा है, सिर्फ देखने के लिए तो नहीं देखते हो। इसी तरीके से सीसीटीवी फुटेज में जब आप कहीं पर वीडियो वगैरह देख रहे हो तो उसमें आपको ऑब्जर्व करना अच्छी तरीके से कि हाँ किसी का बिहेवियर चेंज हो रहा है, कोई वेपन रख के, हाँ ये बंदा आया था ये कपड़े में, जा रहा है कपड़े में। तो जितना ज्यादा आपको ऑब्जर्वेशन अच्छा होगा, आप सबको तो नहीं ध्यान रख पाओगे, जहां पर अगर हम फ्लो की बात करेंगे, पीपल, अगर कोई मॉल वगैरह है तो वहां पर क्या होते हैं कि कस्टमर्स के फ्लो बहुत ज्यादा होते हैं, तो वहां कपड़े थोड़ी ना ध्यान रख पाओगे। कहने का मतलब कि जितना आपसे हो सके उतना ज्यादा आप मेमोराइज करने की कोशिश करना है, समझ में आ रहा है। उससे क्या होगा, आपका ऑब्जर्वेशन का जो क्षमता है, ठीक है, वो इंक्रीज होता है, समझ में आ रहा है। तो ये चीजें है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो मैंने कुछ एग्जाम्पल के लिए लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अगर हम देखेंगे तो ऑब्जर्वेशन एंड इंसिडेंट, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन एंड इंसिडेंट, अगर कोई इंसिडेंट हो रहा है, ठीक है, जैसे कहीं पर मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे मान के चलो कोई आया और उसने क्या किया, कोई बैग है वो रख के छोड़ दिया, तो उस समय पे क्या करोगे, आप लिखोगे ये टाइम, टाइम मैच करोगे, लिखोगे और उसके बारे में रीजन लिखोगे यहाँ पर, और आपने क्या एक्शन लिया वो एक्शन यहाँ पर लिखना है, ठीक है। कि आपने इसके लिए अलर्ट कर दिया सिक्योरिटी को, जैसे जो गार्ड्स होते हैं ना नीचे, ठीक है, जो फिजिकल गार्ड्स होते हैं, ठीक है, उनको आपने क्या किया, इन्फॉर्म कर दिया। तो आपके बाजू में फोन वोन लगा होता है, उसके थ्रू आपको करना होता है, ओके। उसके बाद में नेक्स्ट अगर आप देखेंगे यहाँ पर
1:30 PM को, जैसे यहाँ पर टाइमिंग, तो इसमें कुछ भी हो सकता है, राइट? तो यहाँ पर ऑब्जर्वेशन, तो आपने क्या ऑब्जर्व किया, ऐसे क्या इंसिडेंट है जो आपने देखा और फिर आपको आपने उस चीज को जो है एक्नॉलेज में ऐड किया और रिपोर्ट किया, समझ में आ रहा है? तो वो चीज आपको यहाँ पर मेंशन करना है। हो सकता है कहीं पर पानी लीक हो रहा है, कहीं पर आग लग गया, तो वो भी ऑपरेटर का, जरूरी थोड़ी ना कि हमेशा चोरी होगा। ऑपरेटर का काम ये नहीं है कि सिर्फ चोरी से बचाना है, चोरी के अलावा आपके प्रीमाइसेस को अलग अलग तरीकों से सुरक्षित रखना, वो भी एज आपका ऑपरेटर का एक रोल होता है। समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ? कहीं पर देख रहे हो कि मारा मारी हो रहा है या कुछ प्रॉब्लम हो गया, कोई आपके मैनेजर को मार रहा है, कुछ है, तो उस समय पर भी आप एक्शन ले सकते हो। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से क्या है कि आपको यहाँ पर आपने आज के दिन पर, डेली रिपोर्ट है ना ये, तो आज के दिन पर आपने क्या ऑब्जर्व किया, ठीक है, इंसिडेंट्स वगैरह क्या हुए आपके सामने, अगर कुछ नहीं हुआ तो नील छोड़ दो, नील लिख दो या नॉट एप्लीकेबल, जो भी आपको लिखना है वहां पर लिख सकते हो। तो उसमें भी क्या होता है कि अगर पूरे दिन भर में आपने बहुत सारी चीजें ऑब्जर्व की जिसमें से कुछ मैंडेटरी नहीं है तो वो मेंशन करने की जरूरत नहीं है। तो लोग भी कहते कि यार 5-6 एटलीस्ट आपको डेली बेसिस पर मेंटेन करना है, डेली बेसिस पर कुछ ना कुछ चीजें लिखना है, तो वो लिख सकते हो। वो डिपेंड करता है, कंपनी अपने प्रोटोकॉल्स को समझाएगी आपको, समझ में आ रहा है? हर कंपनी का अलग अलग प्रोटोकॉल होता है, वो लोग अपने हिसाब से एक्सप्लेन करेंगे, उनकी ट्रेनिंग अलग होती है आपकी, वो कंपनी लेवल पर आपको मिल जाता है। उसके बाद में विजिटर एंड व्हीकल मॉनिटरिंग, विजिटर एंड व्हीकल मॉनिटरिंग मतलब आपने अगर कोई सोसाइटी में है या कोई ऑफिस के लिए आप मॉनिटरिंग कर रहे हो, तो वहां पर क्या है, कोई व्हीकल आ गया, जैसे मान के चलो हो सकता है कि आपके ऑफिस में आपने बोर्ड लगाया नो पार्किंग का, फिर भी कोई गाड़ी लाके खड़ा कर दिया, तो उस समय पर आप मेंशन कर सकते हो ये टाइम पर, ठीक है, कोई आया था जो गेट के सामने, तो वो भी कर सकते हो, या विजिटर का भी नोट कर सकते हो, ये डिपेंड करता है ना। तो वो चीज आप ऑब्जर्वेशन एंड इंसिडेंट्स में भी डाल सकते हो। और फिर यहाँ पर विजिटर एंड व्हीकल मॉनिटरिंग, यानी कि इफ एप्लीकेबल, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है इफ एप्लीकेबल, अगर ये कॉलम रखना है तो रखो, मतलब बहुत सारी कंपनियां नहीं भी रखती है, डिपेंड करता है। तो यहाँ पर आपको समझना ये है कि अगर कोई बिल्डिंग में आपके आ रहा है, ठीक है, अंदर प्रीमाइसेस के अंदर ही आ रहा है विथ परमिशन, लेकिन वो ऑथराइज पर्सन नहीं है, वो विजिटर है, डेली हमारे प्रीमाइसेस में नहीं आने वाला है, कुछ काम से आया हुआ है, जैसे गेस्ट वगैरह होते हैं, तो उस तरीके से आया है। तो वो टाइम पर भी आपको अगर कहा गया है कि हर गेस्ट का भी एंट्री रखना है, ठीक है, कोई विजिटर का एंट्री रखना है, तो उसके लिए भी आप मेंशन करोगे। तो ये एक लंबा लिस्ट भी हो सकता है जो आपको डेली बेसिस पर मेंटेन करना है, या ऐसा भी हो सकता है छोटा लिस्ट होगा। तो बहुत सारे लोग ये हो सकता है कि मैनुअल फॉर्म भरने को दे आपको वहां पर जब आप ऑपरेटर लेवल पे जाओगे, या तो फिर हो सकता है कि वो आपको एक टैबलेट दे, टैब वगैरह दे, और उनपे उनका खुद का सॉफ्टवेयर होगा और वो सॉफ्टवेयर में एंट्री करना है। समझ में आ रहा है ये सब चीज? तो वो क्या होता है, पूरा ऑटोमेट हो जाता है ना प्रोसेस आपका। तो ये चीज है, तो एसओपीज वगैरह बना के देते हैं वहां पर, तो उसी एसओपीज पे आपको काम करना होता है, वो एसओपी का ट्रेनिंग वो लोग देते ही है। समझ में आ रहा है? तो जैसे यहाँ पर अगर आप देखेंगे विजिटर, तो मिस्टर शर्मा ये कौन है, सेल्स पर्सन है, ठीक है, जो आपके ऑफिस में कोई आपसे मीटिंग के लिए आया है, ठीक है, तो उसके लिए आप यहाँ पर लिखना है। और एंट्री अलाउड, तो अगर आपके पास में एक्सेस कंट्रोल का भी दिया गया है कि हो सकता है कि ऑपरेटर को दिया है कि जैसे ही कोई विजिटर एक बटन दबा देना गेट खुल जाएगा, तो एंट्री अलाउड, तो आपने दबा दिया तो एंट्री अलाउ हो गया, मतलब आपने एक्सेस दिया है, पता चल जाएगा इस टाइम पे आप थे ड्यूटी पर। तो कल को अगर कुछ भी इंसिडेंट हुआ, मान के चलो वो आया और आपके मैनेजर को, ठीक है, किसी तरीके से नुकसान पहुंचाकर चला गया, और उस समय पर फिर आप क्या करोगे? तो उस समय पर ऑपरेटर देखा जाएगा कि कौन से ऑपरेटर ने एक्सेस दिया था, क्या हुआ था, तो वो इंक्वायरी करने में आप अच्छा होता है कंपनी के लिए। तो क्या होता है, मैं आपको एक जस्ट एक आइडिया, एक रफ आइडिया मैं आपको दे रहा हूं कि ऑब्जर्वेशन, मॉनिटरिंग, देखना, ऑब्जर्वेशन यानी कि खुले दिमाग से, प्रेजेंस ऑफ माइंड रखकर आपको ऑब्जर्व करना है सबका बिहेवियर, कौन क्या कर रहा है, और फिर उसके बाद में इस तरीके का एक रिपोर्ट होता है जो आप लोगों को तैयार करना होता है। अब वो मे भी हो सकता है मैनुअल रिपोर्ट हो, या हो सकता है ऑटोमेटेड प्रोसेस पर आपको सॉफ्टवेयर पर दिया गया, वहां पर आपको रिपोर्टिंग करना हो। लेकिन हर कंपनी में, ठीक है, मॉनिटरिंग, ऑब्जर्वेशन एंड रिपोर्टिंग ये तो कॉमन प्रिंसिपल है, कोई भी बंदा ये चीजें आपको बताएगा। समझ में आ रहा है कि ये चीज तो करना ही है। ओके, यहां तक क्लियर हो गया सब? ओके, नीचे अगर आप देखेंगे तो नेक्स्ट चलते हम, ठीक है, द फिफ्थ वन दैट इज हैंडओवर नोट, ठीक है। अब क्या होता है कि मैं ऑपरेट तो कर रहा हूं, लेकिन मेरे पीछे भी और भी ड्यूटी पर है, जैसे ना कोई नाइट ड्यूटी पर है, कोई और है, तो वो जब आ रहा है तो आप हो सकता है कि कुछ चीजें आप उनको हैंडओवर करके जाओ। समझ में आ रहा है कि हाँ मैंने ये चीजें देखा है, ये चीज ऑब्जर्व किया है, आप देख लो भाई ये अभी बंदा इतने बजे गया है, तो आप उसको हैंडओवर नोट, तो कुछ चीजें, कुछ आपके पास टास्क है जो आपसे नहीं हो पाया,
तो वो टास्क आप हैंड ओवर, जैसे सीसीटीवी बंद था, अभी भी टेक्नीशियन बना रहे, लेकिन मेरा ड्यूटी टाइम हो गया, तो मैं क्या बोलूंगा, एक देखो भाई ये मैंने किया है और आप क्या करो, आपको मैं हैंड ओवर करके जा रहा हूँ, इसका पूरा का पूरा स्टेटस देख के आप अपने शीट में अपडेट करना, तो वो अपने शीट में अपडेट कर देगा। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके के कुछ हैंड ओवर नोट्स होते हैं फॉर ऑपरेटर, तो वो यहाँ पर मेंशन किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद में ऑपरेटर का सिग्नेचर, आपका नाम और आपका सिग्नेचर और आपका आउट टाइम वो आप डाल देते हो। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पर? तो इस तरीके से क्या होता है, डेली रिपोर्ट फॉर्मेट आपको दिया जाता है, जो आप लोगों को फिल करना होता है और एज पर फिलअप, ठीक है, कंपनी डिसीजन ले पाती है समय समय अनुसार। क्लियर हो रहा है यहां तक? ठीक है, ओके। तो ऑपरेटर का जो काम होता है, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो होते हैं, ठीक है, वो बहुत क्रूशियल होता है, इतना इजी काम नहीं है। पहली बात तो सटीक जगहों पर बैठकर निगरानी रखना होता है, ठीक है, कंटिन्यूअसली 24/7। ठीक है, शिफ्ट होंगे तो बात अलग है भाई, 24 घंटे तो कोई नहीं बैठ सकता है, लेकिन 24/7 उनकी मॉनिटरिंग चलती है। वो तो आप शिफ्ट में करते हो तो आपको उतना तकलीफ नहीं होता है, कोई कोई लोग डबल शिफ्ट करते हैं तो उनको तकलीफ होता है, तो ऑपरेटर लेवल पर तकलीफ होता है। अच्छा, इसी वजह से ऑपरेटर लेवल का अगर सैलरी पैकेज देखोगे इंडिया के अंदर या मुंबई के अंदर, क्योंकि उनका काम उतना रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला होता है, काम में रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नहीं? तो अगर आपको मैं एक सिंपल सी बात बताता हूं कि आप लोगों को आप एक बाउंसर हो, ठीक है, और आप लोगों को बोला जाए कि आप एक यार काम करो, आप मेरी सिक्योरिटी करो, तो मेरी सिक्योरिटी करने में रिस्क ज्यादा है या सलमान खान की सिक्योरिटी करने में रिस्क ज्यादा है? जाहिर सी बात है ना, उसकी सिक्योरिटी करने में रिस्क ज्यादा है। मेरे में क्या है, मेरे को कौन आएगा मारने? तो कहने का मतलब क्या है, तो मेरे हिसाब से अगर सिक्योरिटी करोगे तो मैं उतना चार्ज नहीं दूंगा, क्योंकि मेरे इसमें रिस्क नहीं है। तो वही सेम चीज होता है कि आप डिपेंड करता है कि किसके लिए ऑपरेटर के लिए सिलेक्ट हुए हो। समझ में आ रहा है? किस प्रीमाइसिस के लिए आप ऑपरेटिंग कर रहे हो, तो उसके लिए उतना स्ट्रांग आपका इंटरव्यू होगा, उतना स्ट्रांग आपका फिजिकल स्ट्रेंथ देखा जाएगा, फिजिकली मेंटली आप कितने स्ट्रांग हो। ठीक है, क्योंकि इसमें हाइट भी देखा जाता है, इसमें बॉडी भी देखा जाता है, इसमें बहुत सारी चीजें। हमारे कुछ ऐसे स्टूडेंट है जो मैं सैटरडे को इंटरव्यू लेने वाला हूँ, हमारे कुछ स्टूडेंट है जो गूगल में लगे। ठीक है, एक कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी, आप जानते रहोगे, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है अभी, आई थिंक सो बिग रॉक या कुछ ऐसे कंपनी है। ठीक है, काफी बड़ी कंपनी है, ब्लैक रॉक, सॉरी, या ब्लैक रॉक आपको पता होगा। ठीक है, बहुत बड़ी कंपनी है, ठीक है, नेक्स्ट लेवल। ठीक है, तो वो कंपनी के अंदर भी वो काम कर रहे हैं, उनका भी मैं अभी इंटरव्यू लेने वाला हूँ, वो भी एज ए ऑपरेटर, लेकिन उनका पर्सनैलिटी वैसा है, उनका बॉडी है, उनका हाइट है, तो उसके हिसाब से उनको सैलरी पैकेज भी अच्छा मिल रहा है। ठीक है, तो होता क्या है कि ये डिपेंड करता है ऑपरेटर लेवल पर कि आपका विजन क्या है, कहां पर आप काम कर रहे हो, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, उसके ऊपर। बट अगर हम एवरेज बात करेंगे, 25 से 30 हजार फ्रेशियर्स को भी मिल रहा है एज ऑपरेटर, तो अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ा है। समझ में आ रहा है? बस आपको सही ढंग से जो मैं बता रहा हूं ना, उसको सीखना है, नॉलेज को प्रायोरिटी रखना है। नॉलेज को अगर आप सेकेंडरी रखोगे तो जाहिर सी बात है कोई इतना सैलरी आपको नहीं देने वाला है, आधा अधूरा ज्ञान लेकर जाओगे, कुछ नहीं होने वाला है। तो नॉलेज को प्रायोरिटी रखो, बाकी जो पर्सनैलिटी की बात है वो तो आपको डेवलप करना ही पड़ेगा, उसमें मैं कोर्स नहीं करा सकता उसका। समझ में आ रहा है कि हाँ भाई ये चीज है, ऐसे ऐसे बॉडी बना लो, जाओ घर पे प्रैक्टिस करो, बॉडी बन जाएगा, होगा क्या? ऐसा नहीं होने वाला है। समझ में आ रहा है? ओके, तो कमिंग बैक टू द टॉपिक, एंड दैट इज सीसीटीवी कैमरा ऑपरेटिंग कोर्स। ठीक है, तो सीसीटीवी कैमरा ऑपरेटिंग कोर्स हमारा लेवल 2 का प्रोग्राम होता है। तो लेवल 2 के अंदर सबसे पहले हमें यह समझना है कि जो ऑपरेटिंग आप करते हो, ये ऑपरेटिंग एक्चुअली में कौन सा होता है, यानी कि उसका नाम क्या है। क्योंकि हम कंप्यूटर चलाते हो तो उसका नाम है ना, उसमें विंडोज यूज करते हो आप, माइक्रोसॉफ्ट का। उसके बाद में कहीं पर लिनक्स यूज किया जाता है, लैपटॉप्स के अंदर भी। एप्पल के अंदर आप देखोगे तो मैक वगैरह ओएस होता है कि नहीं? तो उसमें भी क्या होता है कि अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम, तमाम ऑपरेटिंग सिस्टम है। टीवी जो चल रहा है वो एंड्रॉइड पे चल रहा है, मेरा यहाँ पर जो टीवी है वो एंड्रॉइड टीवी है। तो अलग अलग जगहों पर क्या होते हैं, अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरीके से सबका अटेंशन यहाँ पर रहेगा, ठीक है, ध्यान देना। हमारे डीवीआर, हमारे कहीं पर अगर हम रिमोटली कहीं पर मॉनिटर कर रहे हैं, तो वहां पर जो एप्लीकेशन होता है ज्यादातर, जैसे वेब वगैरह के ऊपर भी जो आप ऑपरेट करते हो, वो सारे जो हमारे एप्लीकेशंस होते हैं वो सब होते हैं हमारे एम्बेडेड लिनक्स। क्लियर हो रहा है? एम्बेडेड लिनक्स,
लिनक्स एम्बेडेड यानी कि आपके जो डीवीआर होते हैं, आपके जो एनवीआर होते हैं, अगर हम इनकी ऑपरेटिंग की बात करेंगे तो इनको हमें लिनक्स तो बोलना है। लिनक्स इज अ नेम ऑफ योर ऑपरेटिंग सिस्टम। एम्बेड क्यों बोलते हैं हम? एम्बेडेड इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमारा प्री प्रोग्राम्ड होता है, चिप लगाया जाता है, उसी चिप में प्रोग्राम किया जाता है। समझ में आ रहा है? तो वो एम्बेड किया गया है, आप उसको निकाल नहीं सकते हो। कंप्यूटर में हालांकि ऐसे नहीं होता है। कंप्यूटर में क्या होता है कि हम अलग से हार्ड ड्राइव लगाते हैं, एसएसडीज वगैरह लगाते हैं और फिर ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करवाते हैं। अलग से माइक्रोसॉफ्ट का जो भी वर्जन आपको चाहिए वो अपने हिसाब से वर्जन डलवाते हैं उसमें। तो उसमें क्या होता है कि अगर मैं कुछ चीजें करूं तो जिससे कि ऑपरेटिंग सिस्टम निकाला भी जा सकता है, फॉर्मेटिंग वगैरह कर दूं हार्ड ड्राइव को पूरा, तो ऑपरेटिंग सिस्टम निकल जाएगा। यहां पर फॉर्मेटिंग कर लो, नहीं निकलेगा ऑपरेटिंग सिस्टम। यहां पर जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना, वो आपके किसी ड्राइव में नहीं होता है। समझो, ये इंटरव्यू क्वेश्चन है। ऑपरेटिंग सिस्टम किसी भी ड्राइव में नहीं होता है। ये आपके जो मदरबोर्ड होता है डीवीआर के अंदर, समझ में आ रहा है, जो पीसीबी होता है उसके ऊपर चिप लगा होता है, फ्लैश मेमोरीज होती है, उनके अंदर क्या होता है कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोर किए जाते हैं और वो एम्बेडेड है। ठीक है, दैट कैन नॉट बी रिमूव। ठीक है, उसको आप रिमूव नहीं कर सकते हो। ठीक है, किसी भी ऑप्शन में जाकर डीवीआर में कोई ऐसा ऑप्शन नहीं मिलेगा जिससे कि आप ऑपरेटिंग सिस्टम को ही फॉर्मेट कर दो। तो जो आप फॉर्मेट करते हो वो आप डेटा को करते हो। समझ में आ रहा है? यानी कि आपकी जो रिकॉर्डेड फाइल्स है, जो रिकॉर्डेड डेटा है, उनको आप क्या करते हो? फॉर्मेट करते हो। क्लियर हो रहा है इतना? अच्छा। तो जब आप यूज करोगे कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम डीवीआर के अंदर, उस ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम क्या रहेगा? लिनक्स। ठीक है, LINUX, लिनक्स। एम्बेडेड लिनक्स इज अ लाइट वेट वर्जन ऑफ द लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, डिजाइन टू रन। अब ये जो एम्बेडेड लिनक्स होता है ना, दैट इज कस्टमाइज्ड। ठीक है, यानी कि कंपनी क्या करती है, अपने हिसाब से उसको कस्टमाइज करती है। समझ में आ रहा है? यानी कि उनका थीम चेंज करेगी, कलर चेंज करेगी, जो ऑप्शन काम का नहीं उस काम को, उस ऑप्शन को कस्टमाइज करेगी। ठीक है, अपने हिसाब से ऑप्शंस को क्या करते हैं, ग्राफिकली प्रेजेंट करते हैं। कोई बनाता है कहीं और प्लेबैक का ऑप्शन, कोई कहीं और डाल देता है प्लेबैक का ऑप्शन। यूजर फ्रेंडली बनाते हैं वो लोग अपने हिसाब से और पूरा ऑप्शन को कस्टमाइज किया जाता है। समझ में आ रहा है? तो जैसे आप दउआ में देखोगे तो दउआ में रहेगा सारी चीजें, वो भी लिनक्स है, लेकिन वो लोग ने क्या किया, अपने हिसाब से कस्टमाइज किया। कोड सोर्स होते हैं उनके पास, वो चेंज करते हैं। समझ में आ रहा है? अपने डिजाइनर और डेवलपर से। अच्छा, दूसरी चीज क्या है, तो वही मैंने यहाँ पर बताया है। यहाँ पर वही लिखा है, एम्बेडेड लिनक्स इज अ लाइट वेटेड वर्जन ऑफ द लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन टू रन ऑन एम्बेडेड सिस्टम डिवाइस दैट आर नॉट ट्रेडिशनल कंप्यूटर बट हैव कंप्यूटिंग पावर टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। मतलब ये एकदम से पूरा कंप्यूटर नहीं होता है, लेकिन यस, कंप्यूटर से कम भी नहीं है। मतलब ऑलमोस्ट कंप्यूटर जितना पूरा टास्क आपका कर सकता है, यानी कि इनपुट लेना, प्रोसेस करके आउटपुट देना, ये सारा काम तो करेगा ही ना। तो उसके अंदर भी माइक्रो प्रोसेसर्स वगैरह तो लगे ही होते हैं, चिप्स वगैरह तो होते ही है कि नहीं? तो आपका एग्जैक्ट जैसा कंप्यूटर काम करता है, वैसे ही हमारा यहाँ पर जो डीवीआर है वो काम करता है। और वो डीवीआर के अंदर सिर्फ हार्डवेयर से काम नहीं होने वाला है, उसके अंदर प्री इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर जो है वो कंपनियां आपको देती है। तो ये सॉफ्टवेयर का कोई पैसा नहीं है, एक सॉफ्टवेयर 100% फ्री होता है। यानी कि जब आप डीवीआर खरीदते हो उसी के साथ में वो प्री इंस्टॉल्ड आता है पहले से, आपको बस कॉन्फ़िगर करना है, आपको इनिशियलाइजेशन सेटअप करना है। वो इनिशियलाइजेशन सेटअप और कॉन्फ़िगर आप करोगे, आपका काम हो जाएगा। क्लियर हो रहा है यहां तक? आई होप यहां पर आपको थोड़ा क्लैरिटी मिला होगा कि एग्जैक्टली हम कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम्स यूज करने वाले। तो embedded Linux OS that is specially designed to run on small machines like CCTV, ठीक है, राउटर, किसी राउटर में हो सकता है, कोई स्मार्ट टीवी, ठीक है, कोई आप सेट टॉप बॉक्स वगैरह लेते हो, ठीक है, उसके अंदर हो सकता है। तो बहुत सारे जगहों पर लिनक्स के कोड्स को चेंज करके अपने हिसाब से अपने अनुसार बनाया जाता है उसको। क्लियर हो गया यहां तक? तो दउआ, हिग्विजन, सीपी प्लस, ठीक है, इनमें से मैं अगर आपको सजेस्ट करूंगा कि किसी कंपनी का आपको ऑपरेटिंग, मेरी तरफ से दिस इज माय रिकमेंडेशन, मे भी हो सकता है कोई और ट्रेनर या कोई और फैकल्टी कुछ और बोले, वो बात की बात है। मैंने जहां तक देखा है, मेरे हिसाब से जो 14 इयर्स में मैंने एक्सपीरियंस किया है, कि अगर आपको ऑपरेटिंग प्रैक्टिस करना है, मैक्सिमम चीजें समझना है, तो दउआ से बेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम मुझे आज दिन तक किसी का नहीं लगा। अगेन मैं बोलूंगा, डिस्क्लेमर है यहां पर, ये मेरा रिकमेंडेशन है। समझ में आ रहा है? किसी को कुछ और पसंद है, वो उसका चॉइस है। मेरे हिसाब से अगर मान के चलोगे तो दउआ पे एक बार अगर आपने हाथ बिठा दिया, आपने प्रैक्टिस कर लिया, तो 99% आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर चाहे टीपी लिंक हो,
चाहे D-Link हो, चाहे दुनिया का कोई भी ब्रांड हो, हर एक ब्रांड के ऊपर आपको समझ में आने लग जाएगा, मतलब उसको सीखने में आपको फिर समय नहीं लगेगा, गारंटी। सीखने में समय नहीं लगेगा, खाली बंदा बता रहा है, आपको खुद समझ में आता चला जाएगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट, आपका फंडामेंटल क्या है, क्लियर है। यहां तक समझ में आया? तो सबसे पहले पॉइंट पर आपको यही लिखना है। तो यहां पर याद रखना, ऑपरेटिंग का जो मैं क्लास लेने वाला हूं, दिस इज द कॉमन ऑपरेटिंग। आप लोगों को यहां पर कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, मतलब किस चीज को क्या। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, हमारे डीवीआर में एक सेटिंग है वीडियो लॉस। वीडियो लॉस ये जो शब्द है, ठीक है, इस शब्द का मतलब क्या है मैं आपको समझाऊंगा, और उसके कुछ ऑल्टरनेटिव अगर नेम्स होंगे तो वो ऑल्टरनेटिव नेम के बारे में भी आपको बताया जाएगा कि कुछ है। लेकिन ऐसा नहीं कि जो मैं बताऊंगा एग्जैक्टली वैसे ही रहे, ऑल्टरनेटिव नेम में तो चेंज भी हो सकता है। बट वीडियो लॉस इस शब्द का मतलब क्या है, ये पहले तो आपको समझना है, ठीक है। मीनिंग, जब तक आप मीनिंग नहीं समझोगे तब तक आप किसी और डीवीआर में फिर कर नहीं पाओगे। पहले तो समझना है कि उस शब्द का मतलब क्या है, ठीक है, वो क्यों इस्तेमाल करा जाता है, वो चीज फिर उसके बाद समझना है, ठीक है। अब वीडियो लॉस, ठीक है, तो जब भी वीडियो लॉस होगा, ठीक है, तो उस समय पर मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूं, उस समय पर आपका एनवीआर ट्रिगर करेगा या आपको मैसेज पॉप करेगा कि सामने आपको मैसेज आएगा, फ्लैश होगा कि आपके यहाँ पर कोई एक कैमरा बंद हो गया है, और उसमें लिख कर भी आएगा कौन सा कैमरा बंद है। तो दैट इज वीडियो लॉस सेटिंग। तो किसी भी कारण की वजह से कैमरा अगर बंद होता है, ठीक है, चाहे वो वायर कटने से हो, चाहे कनेक्टर से हो, वो नहीं बताएगा कि कैसे लॉस हुआ है। लॉस हुआ है ये बताएगा कौन सा कैमरा का वीडियो लॉस है, एंड देन टेक्नीशियन जाएगा फील्ड पे और अपने हिसाब से ट्रबल शूटिंग करके वो देखेगा कि भाई एसएमपीएस से प्रॉब्लम था, या किसी पोर्ट का प्रॉब्लम है, या केबल का प्रॉब्लम है, या कनेक्टर का प्रॉब्लम है, डिपेंड होता है। क्लियर हो रहा है यहां तक? तो मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूं, वीडियो लॉस वाला जो मैंने आइडिया दिया, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन है। उस ऑप्शन का आपको क्या सीखना है, उस ऑप्शन का क्या सीखना है, मैंने क्या बताया था आपको। देखो, प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मैं सिखा रहा हूं तो आप लोगों का प्रेजेंस ऑफ माइंड यहां पर होना चाहिए, ठीक है। एक चीज ध्यान में रखना, जितनी डिटेल में मैं आपको ऑपरेटिंग सिखाने वाला हूं, पूरे भारत में किसी भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में चले जाना, इतना डिटेल में कोई नहीं पढ़ाने वाला, मेरी गारंटी है। समझ में आ रहा है? और पढ़ा भी देगा ना तो उतना कंसेप्ट आपका क्लियर नहीं होगा, वो भी बता रहा हूं। मैं बहुत ही ज्यादा कॉन्सेप्शनल ट्रेनिंग लेता हूं, तो इसकी कदर करो, ठीक है, नहीं तो जिंदगी भर घूमते रहना। तो ध्यान देना मैं क्या बता रहा हूं। तो यहां पर जो मैं बता रहा हूं आप लोगों को, दैट इज कि ऐसे सेवरल ऑप्शंस आपको दिखेंगे, आपको कॉन्सेप्ट सीखना है, कॉन्सेप्ट, ठीक है, कि इसको क्या बोलते हैं, ये क्यों दिया है, ये सीखना है। कौन सा ऑप्शन कहां दिया है, उसका स्टेप क्या है, अगर वो नोट करने में चले जाओगे कि चलो सर ने बताया, फटाफट नोट करता दउआ में, वीडियो लॉस का सेटिंग, मेन मेनू में जाना है, अलार्म में जाना है, वीडियो डिटेक्शन में जाना है, वीडियो डिटेक्शन के अंदर हमको वीडियो लॉस करके एक ऑप्शन मिलेगा और वहां जाकर एनेबल करना है और बजर को सिलेक्ट करना, ये करते बैठोगे तो हो गया। ऑप्शंस आप लिखो लेकिन ओनली फॉर रेफरेंस, उसको दिल पे मत लो, ओनली फॉर रेफरेंस। आपको, क्योंकि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि हर एक का एम्बेडेड लिनक्स क्या है, कस्टमाइज्ड है। वो होगा लेकिन कहां होगा, वो ढूंढना पड़ेगा, और वो अपने आप याद होगा जब आप इंडस्ट्री में प्रैक्टिस करना शुरू करोगे। ऑप्शंस अपने आप याद हो जाएंगे, कौन सा ऑप्शन कहां पर है, क्योंकि प्रैक्टिस होते रहेगा तो ऑप्शन याद हो जाएंगे। लेकिन जब ऑप्शन के बारे में ही नहीं पता, या आपको पता ही नहीं है कि इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है, तब तक तो आप कर ही नहीं पाओगे। ऑलरेडी है उसमें प्रॉब्लम का सोल्यूशन, लेकिन आपको पता नहीं है। तो पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है, कहां पर है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ध्यान में रखना। क्लियर हो रहा है? तो कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है, और एक बार अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिए तो फिर आपको दिक्कत कभी जिंदगी में नहीं आएगा। मेरी लिख के ले लेना, मेरी बात मान लेना, ठीक है। चाहे वीएमएस ऑपरेटिंग करो, चाहे आप कोई क्लाउड फर्मवेयर के ऑपरेटिंग करो, चाहे आप डीवीआर खुद जाकर डीवीआर के अंदर घुस के ऑपरेटिंग करो, फंडामेंटल आर सिमिलर। क्लियर हो रहा है? कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम मेरे को दे दो, मैं 2-4 मिनट में डिकोड करके बता दूंगा कौन सी चीज को क्या बोलते हैं, क्योंकि उतना चीज हमने समझ के लिया है। तो आप लोगों को भी वैसे ही बनना है। क्लियर है इतना? ओके, तो मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, व्हाट यू हैव टू डू फर्स्ट, आई हैव शोन यू द स्लाइड ओवर हियर, ठीक है, नोट डाउन कर लो ये पूरा बुक में, ठीक है, और फिर मैं आगे बढ़ूंगा सेकेंड स्टेप पर।
चलो, तो मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड पर हम जाते हैं। तो सीसीटीवी ऑपरेटर इनका जो रिक्वायरमेंट है, ठीक है, वो कहाँ पर है? एज अ ऑपरेटर का जो रिक्वायरमेंट है, ठीक है, वो ऑफिसेज एंड कॉर्पोरेट बिल्डिंग्स, ठीक है, वहां पर मतलब बहुत बड़े बड़े जो सोसाइटी होते हैं ना, वो लोग भी ऑपरेटर बिठवाते हैं और वहां पर बोलेंगे आपको रोज डेली आना है, आपको सैलरी देंगे और आपको ऑपरेट करना है, ऑब्जर्वेशन, ठीक है, कौन सी कोई गाड़ी नो पार्किंग में तो नहीं लगा रहा है, कोई बाइक नो पार्किंग में तो नहीं लगा रहा है, तो उसके लिए आपको देखना है, उसके लिए आपको बताना है, रिपोर्ट करना है, इसके लिए आपको सोसाइटी भी बिठाती है। कई बार बड़ी सोसाइटी होती है, हर सोसाइटी में नहीं होता है। अच्छा, दूसरी चीज क्या है, ऑफिस के अंदर कोई बड़ा डेडिकेटेड ऑफिस है, ठीक है, पूरा बिल्डिंग ही उनका है, या तो कोई कमर्शियल है, कोई कमर्शियल प्लॉट लिया है, तो उसमें अगर उन्होंने बनाया है, तो वहां पर भी क्या है कि लोग ऑपरेटर बिठाते हैं। डिपेंड करता है कि कंपनी का साइज कितना है। शॉपिंग मॉल में भी ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है, पर्टिकुलर एक पूरे शॉपिंग मॉल का ऑपरेटिंग करना है आपको। फिर उसके बाद में कोई रिटेल स्टोर है, कोई बड़ा चेन है, जैसे डी मार्ट हो गया, ठीक है, या कोई भी बहुत बड़ा आपके जितने भी होते ना शॉपिंग मार्ट्स होते हैं, वहां पर जो है आप जो है जनरली ऑपरेटर के ज्यादातर वैकेंसीज देखोगे। उसके बाद में बैंक एंड एटीएम, ठीक है, ऑफ कोर्स बैंकिंग में तो पहले से ऑपरेटिंग वहीं से चलन चला है, ऐसे देखोगे तो। उसके बाद में अगर हम होटल एंड हॉस्पिटैलिटी, ठीक है, वहां पर हम देखेंगे तो वहां पर भी जो है हमारे होते ही ऑपरेटर्स की नीड। उसके बाद में इंडस्ट्रियल एंड वेयर हाउसिंग, ठीक है, तो इंडस्ट्रियल जगहों पर होते हैं। हेल्थ केयर फैसिलिटीज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में हो सकता है कोई बड़ा, ठीक है, कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का चेन है, वहां पर बोलेंगे ऑपरेट करने के लिए। कोई गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर में भी काम में आता है, जिसमें सिटी सर्विलेंस, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस, वहां पर आपको ऑपरेटिंग के लिए बुलाया जा सकता है। उसके बाद में तो देख रहे हो ऑपरेटर लेवल, मैं ये क्यों बता रहा हूँ इतनी सारी चीजें, रेसिडेंशियल प्रीमाइसिस, ठीक है, उसके बाद में कोई किसी का प्राइवेट एनआरआई वगैरह इधर इन्वेस्टमेंट करके बंगलो रख के छोड़ दिया है, उनके लिए ऑपरेट कर रहे हो आप, ऑपरेटर बैठा के रखा हुआ है। कोई होते हैं ना, कोई बहुत बड़े फिल्म स्टार होते हैं, ठीक है, तो उनके भी पास में क्या है कि बहुत सारे प्रॉपर्टी होते हैं, उनको भी ऑपरेटर चाहिए कि भाई हमारे सारे प्रॉपर्टी को बैठ के मॉनिटर करो, ठीक है, तो उसके लिए भी हो सकता है। कोई पब्लिक इवेंट हो रहा है, ठीक है, जैसे स्टेडियम के अंदर, ठीक है, उसके बाद में ऑडिटोरियम, ठीक है, उसके बाद में एग्जीबिशन सेंटर, तो वहां पर एज ऑपरेटर को टेम्पररी भी काम मिलता है कि कोई एग्जीबिशन हो रहा है, आ जाओ 7 दिन के लिए, 8 दिन के लिए, अच्छी सैलरी मिलेगी पर डे के हिसाब से, तो वहां पर भी बुलाया जाता है। इलेक्शन के दौरान बुलाया जाता है, ठीक है, तो ऐसे सब जगहों पर जो है एज ऑपरेटर की डिमांड डे बाय डे बढ़ते ही जा रहा है। ऑपरेटर का वैकेंसी बहुत है इंडिया के अंदर। अगर हम बात करेंगे तो मैंने कहा फ्रेशर्स को ही 25-30 हजार मिल रहा है, फ्रेशियर्स को। अगर आप 1-2 साल 3 साल भी काम करोगे तो 40-50 हजार तक आप आराम से पहुंच सकते हो ऑपरेटर लेवल का काम करके। अच्छा, दूसरी चीज, यही सऊदी, दुबई, कतर में जाओगे तो उसमें स्टार्टिंग ही जो है 60-70 हजार से किया जाता है। समझ में आ रहा है? तो ये अपॉर्चुनिटी ऑपरेटर का, ठीक है, जो टेक्नीशियन में भी आपको इतना हाइक नहीं मिलता है शुरुआत में, ठीक है, नो डाउट टेक्नीशियन में आपका नॉलेज काफी एनहांस होगा और ग्रोथ होता है उसमें भी, लेकिन थोड़ा ऑपरेटर के लेवल पर अगर आप देखेंगे तो स्टार्टअप के लिए जो ग्रोथ है वो ऑपरेटर में आपको ज्यादा देखने को मिलेगा एज अ स्टार्टिंग फेज पर। क्लियर हो रहा है? ऐसा उसके बाद में अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो ऑपरेटर के वैकेंसीज होते हैं, अच्छे वैकेंसीज ढूंढने आना चाहिए। इसके लिए याद रखना लेकिन आपका बॉडी स्ट्रक्चर, ठीक है, पर्सनैलिटी, ठीक है, आप कपड़े क्या पहन के जाते हो, उनका खुद का भी कॉस्ट्यूम होता है बहुत सारे। जैसे हमारे पास में जियो वगैरह के भी बहुत सारे वैकेंसीज आए थे, ठीक है, तो वहां पर हमने कुछ स्टूडेंट्स को भेजे थे, ठीक है, ऐसे। उसके बाद में अगर हम अदानी के भी आए थे हमारे पास में, ठीक है, वहां पर तो ये सब बड़े बड़े लोग ऑपरेटर के, इनके पास हमेशा वैकेंसी आती रहते नॉर्मली, साल में 2-3-4 वैकेंसीज तो मेरे पास ही आता है रिक्वायरमेंट। तो उसके हिसाब से अच्छे अच्छे लोगों को हम अच्छे अच्छे जगहों पर रेफरेंस कर देते हैं, ठीक है, जब आता है तो। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो ऑपरेटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, क्या ड्यूटी होती है? तो सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? लाइव सर्विलेंस मॉनिटरिंग, ठीक है, मतलब आपको मॉनिटरिंग करना है। रिकॉर्डिंग एंड प्लेबैक आपको देखने आना चाहिए। कहीं पर इंसिडेंट हो गया, कोई भागता भागता है, आपको बोलेगा यार 5 मिनट पहले एक्सीडेंट हुआ, निकाल के दिखाओ, आना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो ये होना चाहिए। फिर इंसिडेंट रिपोर्टिंग, यानी कि मैंने बोला आपको खाली मॉनिटरिंग नहीं करना, उसकी रिपोर्टिंग भी करना आना चाहिए, ठीक है, कैसे करना है, ठीक है। बेसिक सिस्टम चेक एंड मेंटेनेंस, सिस्टम को चेक करना, ठीक है, यानी कि कौन सी चीजें, एक सेकेंड, कौन सी चीजें खराब है, कौन से मेंटेनेंस में अभी तक हुआ नहीं है, डेली आप वो अपडेट दे सकते हो। समझ में आ रहा है?
कि हमने रिपोर्ट किया लेकिन आज भी बंदा आया नहीं कोई बनाने के लिए, ये सब चीजें काम है ऑपरेटर का, बताते रहो, रिपोर्टिंग करते रहो, ठीक है। एक्सेस कंट्रोल मॉनिटरिंग, अब क्या कई बार ऐसा होता है कि सीसीटीवी के साथ साथ में आपको एक्सेस कंट्रोल भी हैंड ओवर किया जाता है कि आप अब मॉनिटरिंग कर रहे हो, गेट पे देखो कोई आएगा तो बटन दबा देना, बैरियर खुल जाएगा, तो ये भी चीजें होती है। उसके बाद में इमरजेंसी के लिए कोई हैंडलिंग सपोर्ट अगर आपको दिया गया है, जैसे कोई अलार्म वगैरह बज रहा है, ठीक है, हो सकता है ना कहीं पर आपने फायर, लेकिन फॉल्स अलार्म है, तो हो सकता है कि उस समय पर आपको बोला जाए कि भाई एक काम करो, ये फॉल्स अलार्म है, इसको क्लियर कर दो, तो ऑपरेटर को क्लियर करने आना चाहिए वो अलार्म वगैरह सारा चीज। तो कुछ चीजें ऐसी चीजें हैं जो आपके बीएमएस के अंदर आती है, बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम, क्योंकि बिल्डिंग के अंदर अगर हम बात करेंगे तो कोई एक चीज नहीं होता है, खाली सीसीटीवी नहीं होता है, तो एक होता है बीएमएस ऑपरेटर और एक होता है सीसीटीवी ऑपरेटर। सीसीटीवी ऑपरेटर में आपको सिर्फ सीसीटीवी होगा, बीएमएस ऑपरेटर में आपको सारी चीजें। तो बीएमएस ऑपरेटर ऑपरेटिंग कौन कर सकता है? वो कर सकता है जिसने मेरे यहां से डिप्लोमा कोर्स किया है, वो सारी सिस्टम का ऑपरेटिंग कर सकता है, क्योंकि वो बीएमएस से भी कई गुना 100 गुना आगे का कोर्स है। वो बीएमएस में भी जितनी चीज नहीं सिखाते होंगे ना, उतना मैं डिप्लोमा में सिखा देता हूँ। समझ में आ रहा है? क्योंकि आप गाड़ी बनाना सीख जाते हो, चलाने की जो दूर की बात है भाई, जो गाड़ी बना रहे हो चला नहीं सकता है क्या? तो ऑपरेटिंग में इतना कुछ नहीं रहता है, समझ में आ रहा है? लेकिन आपको जो मैं डिप्लोमा में सिखाता हूँ वो समझ लो नेक्स्ट लेवल का कोर्स है। समझ में आ रहा है? उसमें बहुत सारी चीजें कवर होती है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है कोऑर्डिनेशन विद सिक्योरिटी। आपके कोई टीम है, ठीक है, उनके साथ में आपको कोऑर्डिनेशन रखना है, ठीक है, रिपोर्टिंग के लिए। कहीं पर कुछ इमरजेंसी हुआ तो आपको, आपके पास सबका नंबर होना चाहिए ना कांटेक्ट करने के लिए, या सबका नंबर आपको पता होना चाहिए ताकि आप डायल कर सको। तो आपके सामने ही जो है बोर्ड वगैरह लगा होता है, उसके आपने स्टिक वगैरह करके रखते हो ना नंबर वंबर, ठीक है, तो उसके हिसाब से आप कॉल कर सकते हो। अच्छा, वो डिपेंड करता है, वो कंपनी का काम है, मेरा काम नहीं है आपको बताना, वो कंपनी बताएगी आपको किस नंबर पर कॉल करना है, क्योंकि हर कंपनी का अपना अपना प्रोटोकॉल होता है। उसके बारे में नेक्स्ट, अब यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी चीजों को जो है ना कॉन्फिडेंशियल रखना होता है। ऑपरेटर का एक सबसे बड़ा चीज है, अगर कोई फिल्म स्टार का आप ऑपरेटिंग कर रहे हो मान के चलो, तो कॉन्फिडेंशियल रखना बहुत जरूरी है। आपको शेयर करना अलाउड नहीं है कि अरे मैं जो है सलमान खान का घर मॉनिटर कर रहा हूँ, मैं जो है अजय देवगन का घर मॉनिटर कर रहा हूँ, ये बोलने की जरूरत नहीं है किसी को। अपने फैमिली मेंबर में भी इनफैक्ट मत बताओ। समझ में आ रहा है? तो कॉन्फिडेंशियल रखना बहुत जरूरी है, ये भी याद रखना, नहीं तो उससे जॉब जा सकता है आपका। क्लियर है? और जॉब के साथ साथ में कुछ एक्शन भी ले सकते हो लोग, जिससे कि आप जेल में भी जाने की नौबत आ सकती है। ठीक है, तो एथिकली काम करना है, अनएथिकली अगर कोई काम करोगे, क्योंकि रिस्क है ना, ऑपरेटर के हाथ में सब कुछ है। कहीं पर आपके आपके फैमिली वाले लोगों को हो सकता है कि कोई गन पॉइंट पे रख दिया और बोलेंगे ठीक है भाई, ये टाइम पे हमारा बंदा जाएगा उसके घर में और आप परमिशन दे देना, तो आपके हाथ में बटन है, आपने दबा दिया, वो चला गया, तो ये हो सकता है ना, तो आप ट्रैप में आ सकते हो, ब्लैकमेल कर सकते हो कोई भी। तो जिसके कारण क्या है कि ये चीज जितना हो सकता है उतना, अगर कोई बड़े लेवल पर आप ऑपरेटिंग के लिए काम कर रहे हो तो उसे कॉन्फिडेंशियल रखना बहुत जरूरी है। क्लियर हो रहा है? तो यहाँ पर वही चीज लिखा हुआ है, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड एथिक्स। ठीक है, तो एथिकली जो है आपको जो है रूल्स और रेगुलेशन, जो कुछ प्राइवेसी चीज है उसको मेंटेन करके रखना है। समझ में आ रहा है? काम ड्यूटी छोड़ने के बाद में भी नहीं बताना है, समझे? वो कॉन्फिडेंस मतलब जिंदगी भर कॉन्फिडेंशियल ही रहना चाहिए। क्लियर हो रहा है यहाँ तक? ये नहीं कि नौकरी छोड़ जाए तो अब बता दो सबको, ऐसा नहीं। अलर्टनेस एंड प्रेजेंस ऑफ माइंड, यहां पर मैंने क्या बोला? अलर्टनेस एंड प्रेजेंस ऑफ माइंड का मतलब क्या होता है? खुले दिमाग से अलर्ट रहो, हमेशा सतर्क रहो, सावधान रहो। ठीक है, हाँ, ये सुना है ना आपने? हाँ, तो उसके हिसाब से आपको मॉनिटर करना है। ठीक है, सिर्फ बैठ के देख रहे हो ऐसा नहीं। ठीक है, नेक्स्ट, शिफ्ट मैनेजमेंट। ठीक है, तो प्रॉपर शिफ्ट को हैंड ओवर करना है आपको। अपना शिफ्ट मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी में, ये क्या है? ये मैं क्या सिखा रहा हूं आपको? मैं सिखा रहा हूं ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपका ड्यूटी, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगा कंपनी के प्रति, वो सिखाया जा रहा है। ये जानना जरूरी है ऑपरेटर पर, सिर्फ ऑपरेटिंग करना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, ये कुछ चीजें हैं, नियम है। आप जब इंटरव्यू में बैठे हो तो वो पूछेगा आपको व्हाट इज योर कोर ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ऑपरेटर लेवल पे आप जो ज्वाइन कर रहे हो, तो क्या है आपको बताने आना चाहिए कि सर ये सब चीजें हैं, हम कॉन्फिडेंशियल चीज आपके कुछ होंगे वो हम शेयर नहीं करेंगे। ठीक है, प्रॉपर ड्रेस्ड आएंगे। ठीक है, ये सारी चीजें कॉमन ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना।
शिफ्ट मैनेजमेंट, हम रिपोर्टिंग प्रॉपर करेंगे, ये सब आप बोल सकते हो उसमें, ये पॉइंट आप याद कर लेना, ठीक है। और हिंदी में, इंग्लिश में जैसे आपको बोलना है आप बोल सकते हो। ओके, नेक्स्ट आता है डेट इज शिफ्ट मैनेजमेंट। मैंने अगेन बताया वही चीज यहाँ पर, अभी वो पॉइंट मैंने रब कर दिया था। ओके, तो प्रॉपर शिफ्ट हैंडओवर करना है ताकि आपका कंटिन्यूअसली मॉनिटरिंग हो सके, दूसरे व्यक्ति उसको सही तरीके से निभा सके। उसके बाद में नेक्स्ट आता है एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क, मेंटेन लॉग, अटेंड ट्रेनिंग्स, मतलब जो भी एडमिन आपको टास्क दे रहा है, डेली बेसिस के टास्क होंगे, मंथली टास्क होंगे, ठीक है। बहुत बार क्या होते हैं कि कुछ चीजें ऐसी होती है जिसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, हर महीने में आपको कुछ प्रेजेंटेशन बना के देना पड़ता है, ठीक है, कि हाँ हमने पूरे महीने में इतनी सारी प्रोडक्टिव काम किया है। तो उनको क्या करना पड़ता है, ट्रेनिंग के अंदर समझाना पड़ता है, ये सर हमने ये किया, हमने ये किया, ठीक है। तो एक प्रॉपर आपको प्रेजेंटेशन, एक प्रॉपर आपको सिस्टम बनाकर सबमिट करना पड़ता है, समझ में आ रहा है, जिससे कि क्या होता है, आपके प्रमोशन और ग्रोथ के लिए हेल्प होता है, समझे। तो दैट इज कॉल्ड प्रोडक्टिविटी। तो आपका खुद का प्रोडक्टिविटी भी देखा जाएगा कि आप कितने ज्यादा प्रोडक्टिव एम्प्लॉय हो, तो उसके हिसाब से ग्रोथ आपको देखने को मिलता है, सैलरी वगैरह हाइक देखने को मिलता है, ठीक है। तो मेंटेन करके रखना है लॉग्स वगैरह, ठीक है। जैसे हमारे डीवीआर के अंदर भी बहुत सारे लॉग्स रिपोर्ट होते हैं, ठीक है, वो भी मेंटेन करके रखना है। आपका खुद का कोई कंपनी में लॉग बोल रहा है, मेंटेन करके रखना है, कितने बजे आप आ रहे हो, कितने बजे जा रहे हो। लॉग्स, सिस्टम लॉग्स एक होता है, सिस्टम लॉग्स का मतलब होता है डीवीआर खुद का अपना लॉग बनाता है, उसको भी मेंटेन करके रखना है। बहुत सारी कंपनी में लॉग उड़ाना अलाउड नहीं होता है, समझ में आ रहा है, चाहे वो अटेंडेंस का लॉग हो, चाहे वो हमारे डीवीआर का लॉग हो, वो उड़ाना अलाउड नहीं होता है। तो जैसे मैं मान के चलो मेन मेन्यू में गया, कलर सेटिंग में गया, कलर चेंज कर दिया, मेन मेन्यू में गया, कैमरा में गया, कैमरा में जाने के बाद में कैमरे को नेम दे दिया, चैनल नेम, ठीक है, ये सब चेंज किया आपने, कोई बात नहीं, जरूरत पड़ा आपने चेंज किया। लेकिन ये जब चेंज किया ना, तो उसका एक मेमोरी स्टोर हो जाता है कि आपने कितने बजे कौन से ऑप्शन में गए और क्या किया, हमारे डीवीआर के अंदर होता है वो, उसको हम लॉक कहते हैं। क्लियर हो रहा है अभी लॉक क्या है? जैसे आप गूगल क्रोम यूज करते हो, हिस्ट्री आता है, पता है ना हिस्ट्री, गूगल क्रोम में जाओगे हिस्ट्री करके होता है, पूरे दिन में आपने क्या सर्च किया उसका मिल जाता है रिपोर्ट। उसी तरीके से हमारे यहाँ पर पूरे दिन में आपने क्या ऑपरेट किया है वो आपको देखने को मिल जाएगा, समझ में आ रहा है? हाँ, कुछ बाउंसर हो रहा है तो बता देना। ओके, नेक्स्ट, तो मेंटेन लॉग, लॉग मेंटेन करके रखना है, ठीक है। एंड अटेंड ट्रेनिंग, ट्रेनिंग को अटेंड करते रहना है। जैसे कंपनी का भी अपना क्या होता है, एम्प्लॉय के लिए ट्रेनिंग होती है, सबको बुलाएंगे, गैदरिंग करेंगे और फिर उसके बाद में उसके अंदर कुछ ट्रेनिंग देंगे, वो भी अटेंड करते रहना है। तो ये सब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्लियर हो रहा है यहाँ तक? तो ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या होते हैं, उनके की फैक्टर्स यहाँ पर लिखे गए। तो आपको सिर्फ ये जो ब्लैक में लिखा हुआ है ना बुलेट पॉइंट्स, सिर्फ इसको नोट करना है ताकि आप फ्यूचर में याद कर सको। इसके नीचे वाले नोट मत करना, जरूरी नहीं, सिर्फ बुलेट पॉइंट्स आप नोट करिए। चलो फटाफट नोट करिए, फिर आगे चलते हैं।
ठीक है। तो इस तरीके का फोटो आपको दिख रहा होगा। तो ऑपरेटर लेवल पर क्या होता है, आपका एक प्रॉपर यूनिफॉर्म होता है, उसी यूनिफॉर्म में आपको बैठना होता है, सेफ्टी शूज वगैरह रिकमेंडेड होते हैं बहुत सारे कंपनीज में, वो आपको पहनना पड़ता है। उनका खुद का जो यूनिफॉर्म होता है वो आपको देते हैं, ठीक है। अब उसके बाद में अगर हम बात करेंगे तो आपके आजू बाजू में फोन वगैरह रखे होते हैं फॉर रिपोर्टिंग पर्पज, ठीक है। आपको ट्रेनिंग दिया जाता है कि किस नंबर पे कौन सा फोन लगेगा, क्या है वो सारी चीजें, ठीक है। उसके बाद में आपको यहाँ पर कैमरे दिए जाते हैं, तो हो सकता है एक ऑपरेटर को 10 कैमरे दे, 12 दे, 16 दे, डिपेंड करता है, लेकिन ज्यादा नहीं देते क्योंकि उनकी भी एक क्षमता है ना, कितने जगहों पर ध्यान रखेंगे, वो चीज होता है। तो वहां पर अकॉर्डिंग टू द कंपनी, ठीक है, वो आपको क्या करेंगे, पर्टिकुलर सेक्शन देंगे, उसी सेक्शन को आपको मॉनिटर करना होता है, ठीक है। और हो सकता है कि कुछ चीजें मैंडेटरी नहीं है उतना, जैसे कोई गोडाउन है हमेशा पड़ा रहता है, उतना मैंडेटरी नहीं है, ठीक है, तो फिर वो भी आपको दे सकते हैं। तो हो सकता है उसमें 32 कैमरे लगे हो गोडाउन में, लेकिन वो तो ऐसी बंद है, कोई आ जा नहीं रहा है, तो उसमें मॉनिटरिंग करने में क्या दिक्कत है। जब कोई आएगा तभी आपको वहां पर ध्यान देना है, अदरवाइज नहीं देना है। उसमें अलर्ट वगैरह लगा सकते हो, जैसे ही कोई आए तो ही आप वहां पर नजर आपका जाए, तो वो सब अलर्ट सिस्टम वगैरह भी हम लगाते। क्लियर हो रहा है। तो इस तरीके के देखो कहीं पर एयरपोर्ट वगैरह में सर्विलेंस होता है। तो ये जो पीछे जो डिस्प्ले दिख रहा है आपको, ये पूरा का पूरा जो डिस्प्ले है ना, इसको वीडियो वॉल सोल्यूशन बोलते हैं। वीडियो वॉल, जहां पर मल्टीपल टीवी को लगाया जाता है और वो सारे टीवी को मिला करके एक बड़ा टीवी बनाते हैं, और फिर उसको अलग अलग टीवी के ऊपर, मतलब मान के चलो 32-32 इंच का मल्टीपल टीवी ले लिया, ऐसे बड़े बड़े भी ले सकते हो आप, डिपेंड करता है, ठीक है। तो वो बड़ा एक टीवी बना दिया और उसको डिवाइड कर दिया मल्टीपल कैमरास के अंदर, यानी कि कुछ टीवी पे ये कैमरा देख रहे हो एक साइड का, दूसरे में दूसरे साइड का देख रहे हो, तीसरे साइड का देख रहे हो। तो यहाँ पर क्या होता है, आपको पूरा ऑब्जर्व करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए, तो ये वाला जो होता है ये नॉर्मली हमें ऐसे निगरानी रखना है कमांड सेंटर में, ठीक है, सब सारी चीजें एक जगह पे दिखनी चाहिए, उसके लिए ये होता है। नॉर्मली मॉनिटर ऐसे दूर से नहीं होगा ना, बड़ा वीडियो वॉल भी लगा दोगे तो मैं कैसे देखूंगा, समझ में आ रहा है। तो सब एकदम छोटे छोटे कीड़े की तरह दिखेंगे, तो ये नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पर आपको पर्सनल पीसी सेटअप करके दिया जाता है, हर ऑपरेटर को पर्सनल पीसी, वहां पर वो अपने पीसी पे मॉनिटर करते हैं, समझ में आ रहा है। वही चीज अपने पीसी पे करते हैं, लेकिन वो डिवाइडेड करते हैं, यानी कि किसी को कुछ दिया जाएगा, किसी को कुछ, किसी को कुछ, समझे। हर एक की अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी देखते हैं। लेकिन कहीं पर कुछ हो गया, ठीक है, कहीं पर बॉम्ब ब्लास्ट हो गया या कुछ हो गया, ठीक है, मान के चलो, तो उस समय पे क्या होगा, तुरंत जो नजर है वो आपके उस बड़े वाले स्क्रीन पर चला जा सकता है, ठीक है, वहां पर और अच्छे से देख सकते हो, बड़े स्क्रीन पे आपको और क्लियरली बेहतर दिखेगा। तो इस तरीके से क्या होता है कि आपको एक लंबा लंबा सिनेरियो में आपको मॉनिटर करना है, उसके लिए काफी बेहतर होता है। तो ये जो वीडियो वॉल सोल्यूशन होता है, इसके लिए डीवीआर की तरह ही एक डिवाइस लगाया जाता है जिसको हम कहते हैं एनवीडी, नेटवर्क वीडियो डिकोडर्स, ठीक है। तो वहां पर बहुत सारे डिकोडर्स लगाए जाते हैं जिसके द्वारा स्किल मुंबई में भी इसका ट्रेनिंग आने वाले दिनों में आने वाला है, ठीक है, जहां पर मैं वीडियो वॉल सोल्यूशंस के बारे में सिखाऊंगा, एनवीडी वगैरह कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं इसके बारे में भी सिखाया जाएगा, लेकिन वो अभी नहीं आएगा, थोड़ा समय है, ठीक है। मे बी 2026 के अराउंड, बीच मिडल ऑफ मंथ में मैं लाऊं, जून जुलाई ऐसे, ठीक है। तो उस समय पर जो है आप उसका सिस्टम का कोर्स कर सकते हो। अच्छा, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो सीसीटीवी ऑपरेटर का जो करियर ग्रोथ चार्ट है, ठीक है, जैसे आप शुरुआत में तो एज अ सीसीटीवी ऑपरेटर के तौर पर आप लगोगे, जहां पर आप जूनियर ही रहोगे, कोई सीनियर लेवल पर आप नहीं लगोगे, क्योंकि आपके पास उतना एक्सपीरियंस नहीं है, राइट। आपको जो मैंने यहाँ पर सिखाया है वो नॉलेज है आपके पास, लेकिन वर्क एक्सपीरियंस नहीं है ना, काम किया है कहीं पर, वो एक्सपीरियंस नहीं है। तो वर्क एक्सपीरियंस और नॉलेज में अंतर होता है, क्लियर हो रहा है। तो अगर हम वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो एज ए सीसीटीवी ऑपरेटर पर कहीं पर भी लग सकते हैं, 25-30 हजार कोई भी देता है। अच्छा, दूसरी चीज सीनियर ऑपरेटर, सीनियर ऑपरेटर उनके अगर आप ऊपर देखोगे तो आते हैं, यानी कि आ, हो सकता है कि आप जो रिपोर्ट कर रहे हो वो अपने सीनियर को कर रहे हो, सीनियर फिर आगे किसको कर रहा है वो डिपेंड करता है, वो किसी को उसके ऊपर कोई मैनेजर है या कोई और है, ठीक है। उसके हिसाब से वो ऑपरेट कर। तो सीसीटीवी ऑपरेटर, सीनियर ऑपरेटर, ठीक है, तो अगेन इसका 40-50 हजार इस तरीके से सैलरी बढ़ती है, तो डिपेंड करता है, मैं टेंटेटिव बता रहा हूँ, ठीक है, उससे ज्यादा भी हो सकता है। उसके बाद में सुपरवाइजर, कोई सुपरवाइजर बना दिया कि यार अलग अलग टीम के लिए अलग अलग जो है टीम लीडर बना सकते हैं वो लोग, है ना कि नहीं। तो टीम लीडर के लिए भी आप एज अ सिलेक्ट हो सकते हो, कहीं पर जब थोड़े दिन के बाद आप काम करोगे तो एज अ टीम लीडर भी बनाया जा सकता है,
ठीक है। उसके बाद में सुपरवाइजर बनाया जा सकता है, कुछ भी बनाया जा सकता है। उसके बाद में कंट्रोल रूम इंचार्ज भी, एक कंट्रोल रूम का आप इंचार्ज हो, समझ में आ रहा है? ऐसे मल्टीपल कंट्रोल रूम है, उसके आपको इंचार्ज बनाया जा सकता है, ठीक है। तो देयर आर लॉट मेनी स्किल्स, सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये चीज सीख गए आप यहाँ पर और फिर आप एज आप जैसे कंट्रोल रूम इंचार्ज बन गए या सुपरवाइजर बन गए, ऐसा नहीं होता है। उसमें और भी मल्टीपल स्किल्स होती है जिसको आपको डेवलप करते रहना पड़ता है अकॉर्डिंग टू योर जॉब, ठीक है। यानी कि जैसे जैसे आपका जॉब आप काम करते जा रहे हो उसके हिसाब से आपको वो स्किल्स क्या करना पड़ता है, इंप्रूव करते रहना पड़ता है। समझ में आ रहा है? जैसे इंग्लिश सुधार लो, अपना पर्सनैलिटी सुधार लो, है कि नहीं? उसके बाद में बहुत सारी चीजें, ठीक है। थोड़े बेसिक्स कुछ और स्किल्स और क्वालिफिकेशंस को सीखकर और ज्यादा सर्टिफाइड बन जाओ, ठीक है, ग्रेजुएट हो जाओ। तो ये सारी चीजें भी देखी जाती है, तो जिससे कि क्या होता है कि आपको आगे अपॉर्चुनिटी मिलता है और कोई नए डेजिग्नेशन में अपने आप को पुट करने के लिए। क्लियर हो रहा है यहाँ तक? अच्छा, तो इस तरीके से आप देखोगे तो सिक्योरिटी हेड, ठीक है, तो आपको कोई सिक्योरिटी हेड भी बनाया जा सकता है, ठीक है। अगेन वही टीम लीडर की तरह होता है। क्लियर हो गया यहाँ तक? तो ऐसे अलग अलग डेजिग्नेशन होते हैं, मैं जस्ट एक बता रहा हूँ डेजिग्नेशन कौन कौन से होते हैं। तो एक्चुअली में ऑपरेटर लेवल पर काम करने जाओगे तो वहां पर बहुत सारे डेजिग्नेशन है और इसमें कोई ऐसा एक कोई सटीक ऐसा चीज नहीं है कि मैं आपको बोल दूं इतना ही रहेगा और ऐसे ही रहेगा। समझ में आ रहा है? ये डिपेंड करता है आपकी काबिलियत और आपके मेहनत के ऊपर। सैलरी और ग्रोथ, ये दोनों चीजें जो डिपेंड करता है ना आपकी काबिलियत के ऊपर, कि आप कितने काबिल हो, कंपनी को लग रहा है तो वो आपको ग्रोथ देगा। क्लियर हो रहा है यहां तक? ओके। तो ऑपरेटर के बारे में मैंने आपको बताया कि ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होते हैं, ठीक है। हमारे सिस्टम के अंदर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम चलता है, ठीक है। तो ऑपरेटिंग दो तरीके से होता है, एक तो डीवीआर ऑपरेटिंग होता है, दूसरा क्या होता है कंप्यूटर पे जो आप ऑपरेटिंग करते हो, जिसको बहुत सारे लोग सीएमएस कहते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग वीएमएस कहते हैं, वीडियो मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि आपको एक कंप्यूटर दिया जाएगा, उस कंप्यूटर के ऊपर या कोई सर्वर होगा, उस सर्वर के ऊपर बैठकर एक एप्लीकेशन होगा, दैट इज पीसी एप्लीकेशन, और पीसी एप्लीकेशन के ऊपर आपको मॉनिटर करना है। क्लियर हो रहा है? तो ये सब चीजें कहीं पर भी मॉनिटरिंग करो, फंडामेंटल ऑलमोस्ट सेम रहता है, कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट सेम रहता है, कॉन्सेप्ट नहीं चेंज होता है, फंडामेंटल नहीं चेंज होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अब हम। सो आगे बढ़ने से पहले मैं यहां पर डीवीआर जो है वो कनेक्ट कर लेता हूं। ठीक है। थोड़ा ब्राइटनेस में एडजस्ट कर देता हूँ। लाइट की वजह से आ रहा है सर, तुम्हारे ऊपर की लाइट चालू किया नहीं, नहीं हो जाएगा, अभी वेट करते। वो मैं अगर ब्राइटनेस ज्यादा कम करूंगा ना तो मेरा चेहरा जो है वो थोड़ा सा, हाँ वो होगा क्योंकि मैं एडजस्ट कर रहा हूँ ना। स्क्रीन प्रॉपर यूजर को दिखना चाहिए, बाकी मैं कैसा दिखता हूँ वो इम्पोर्टेंट नहीं है कि नहीं? ओके। यूट्यूब से लोग आएंगे तो कोर्स करने के लिए आएंगे, शादी करने के लिए नहीं। समझ रहे हो? तो स्क्रीन सही दिखना चाहिए। ओके। चलो, तो आई होप अब स्क्रीन हमारे यूजर्स को जो यूट्यूब पर पढ़ रहे हैं लाइव उनको भी सही से दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये ऑप्शंस जो मैं अभी सिखा रहा हूँ ये आपको क्लियरली दिखना चाहिए और जो मैं बताऊंगा जो मैं लिखूंगा वो चीजें आपको क्लियरली दिखना चाहिए। ऑलराइट। डन।
ओके, सो अब हम सबसे पहले यानी कि अब हम क्या करेंगे, सेकेंड पेज टर्न करेंगे। सब लोग सेकेंड पेज टर्न करो, नेक्स्ट पेज पे लिखना है, ठीक है। हेडलाइन में डालेंगे दहुआ डीवीआर एनवीआर, दहुआ डीवीआर स्लैश एनवीआर स्लैश एक्सवीआर स्लैश एक्सवीआर दहुआ डीवीआर स्लैश एनवीआर स्लैश एक्सवीआर ऑपरेटिंग एक्सवीआर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, अभी हम ऑपरेटिंग सीखने वाले हैं। किसका सीखेंगे हम, दहुआ का, डीवीआर हो या एनवीआर हो या एक्सवीआर हो, सब में सेम ही तरीका है। मैंने कहा आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना है, आपको समझ में आ रहा है, दिमाग खुला हुआ है तो सब कुछ कर लोगे। तो सबसे पहले जो नाम आप लिखोगे, क्योंकि देखो क्या होता है ना, नॉर्मली जब हम कोई डीवीआर नया नया मार्केट से खरीद के लाते, नहीं यहाँ रखिए मैं देखूंगा ना जब हम नया नया डीवीआर खरीद कर लाते हैं मार्केट से, तो उस समय पर क्या होता है, उस समय पर क्या सेटअप करके आता है या करना पड़ता है, करना पड़ता है ना। तो हर लेक्चर में क्या मैं आपके सामने नया डीवीआर परचेस कर सकता हूं? अगर मैंने 550 बैच लिया होगा अभी तक, मैं सही बता रहा हूँ, 550 से भी ज्यादा मैं बैच ले चुका हूँ। आप लोगों का बैच नंबर है 812, जो मॉर्निंग में आते हैं उनका भी कुछ नंबर है, वो मैं देखूंगा, ठीक है। जो मॉर्निंग में आते, नहीं शायद आप लोग का 811 है, उनका 812 है जो मॉर्निंग में आते। तो हर एक लोगों का अगर बैच नंबर देखोगे तो ये बैच नंबर कहाँ तक निकल चुका है, ठीक है। सुशील विपिन इसमें नहीं आते, राइट। हाँ, तो मतलब ये मॉर्निंग वाला बैच है, ये 811 नंबर है, 811 समझ में आ रही, देखो 811 लिखा हुआ है, क्लियर हो रहा है तो तो मैं वही बता रहा हूँ, तो इतने बैचेस लिया, लेकिन यहाँ पर आपको 800 डीवीआर नहीं दिखेगा, दिख रहा है 800 डीवीआर रखा है, नहीं, हार्डली 10-15 होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा मिला जुला के। हर बैच में मैं नया नहीं खरीदता, मैं क्या करता हूँ, मैं हार्ड रीसेट, फैक्ट्री रीसेट मारता हूँ, समझ में आ रहा है। फैक्ट्री रीसेट करने से क्या होता है कि हम जैसे ही किसी भी सिस्टम को फैक्ट्री रीसेट कर देंगे, वो एज इट इज वैसा हो जाता है जैसा कंपनी से बन के आता है। अगर आपको फैक्ट्री रीसेट का सही मतलब समझना है ना, तो अपना फोन लो, फैक्ट्री रीसेट मारो, अपने आप वो चीज सिखा देगा कि फैक्ट्री रीसेट क्या होता है। करोगे? हाँ हाँ, अभी और बार समझ, तो पूछना नहीं फैक्ट्री रीसेट क्या होता है। आई होप आप लोग अवेयर हो, नहीं पता है तो लाओ मोबाइल, तो मैं करके दिखाता हूँ। हाँ, जब सब उड़ जाएगा ना तब समझ में आएगा कि हाँ फैक्ट्री रीसेट समझ में आ गया चलो, तो यहाँ पर हम फैक्ट्री रीसेट करते हैं, लेकिन डीवीआर में जब फैक्ट्री रीसेट किया जाता है तो डेटा जो है वो आपका एज इट इज रहता है। डेटा मतलब हार्ड डिस्क के अंदर जो रिकॉर्डेड फाइल है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो हार्ड डिस्क के अंदर जो रिकॉर्डेड फाइल है वो एज इट इज रहेगा, उसमें कोई भी आपको डिलीट होता हुआ नहीं दिखेगा। बहुत बार इंटरव्यू में सवाल किया जाता है कि क्या सर हम रिकॉर्डिंग 1 या 2 दिन का डिलीट कर सकते हैं? तो ऐसा भी नहीं कर सकते। किसी भी सर्विलेंस सिस्टम के अंदर, किसी भी डीवीआर या एनवीआर, चाहे कोई भी दुनिया का कंपनी हो, ठीक है, उसके अंदर आप 1 या 2 दिन की रिकॉर्डिंग कभी डिलीट नहीं कर सकते। या तो पूरा फॉर्मेट करिए या तो कुछ नहीं कर सकते, उसे रिकॉर्ड होने दीजिए। लेकिन 1-1, 2-2 दिन का, 1-1 घंटों का आप रिकॉर्डिंग नहीं डिलीट कर सकते हो। क्लियर हो रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ऐसा इसलिए क्योंकि ये सर्विलेंस प्रोडक्ट है, यानी कि सिक्योरिटी के लिए यूज किया जा रहा है। हो सकता है किसी ने गल्ले से 200 रुपए चुरा लिए और फिर दुकान में उतनी ही देर का रिकॉर्डिंग डिलीट कर दिया, तो ये तो कर सकता है ना। तो ये कोई कंप्यूटर नहीं है कि जो फाइल डिलीट कर रहा है, ये एक एविडेंस है, समझ में आ रहा है। सीसीटीवी आदमी क्यों लगाता है? एविडेंस के लिए लगाता है ना, कल को कोई घटना होगा तो अपने पास वीडियो में एविडेंस है कि मैं दिखा सकता हूँ, मैं प्रूफ कर सकता हूँ। तो इसी वजह से हम सीसीटीवी कैमरा लगाते हैं। तो वही चीज यहाँ पर बता रहा हूँ कि मैंने फैक्ट्री रीसेट मारा, लेकिन इसके अंदर आपको रिकॉर्डेड डेटा दिखने को मिलेगा। तो आप उस समय पे मत पूछना कि सर ये क्यों आ रहा है, अभी तो आपने फैक्ट्री मारा। इसका जो डेटा होता है वो हार्ड डिस्क में होता है, और हम जो फैक्ट्री रीसेट कर रहे हैं वो हमारे एम्बेडेड लिनक्स, यानी कि जो हमारा एम्बेडेड है चिप,
पहले से जो प्रोग्राम्ड है हम सिर्फ उसको रिस्टोर कर रहे हैं। तो उतने देर के लिए क्या होता है, डेटा सेव हो जाता है आपका, समझ में आ रहा है, डेटा ऑलरेडी सेव हो जाता है और फिर आपका जो रीसेट है वो प्रोसेस चालू होता है। यहां तक क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है? ओके। तो चलो अब सबसे पहला नंबर 1 आप लिखोगे। देखो मैं जैसे जैसे सिखा रहा हूँ वैसे वैसे आपको लिखा भी रहा हूँ हर चीज, तो आपको प्रॉपर नोट्स बनाना है। तो नंबर 1 लिखोगे। नंबर 1 पर लिखोगे इंस्टॉलाइजेशन सेटअप। इंस्टॉलाइजेशन, ठीक है। इंस्टॉलाइजेशन लिखो, या तो मैंने लिख दिया इनिशियलाइजेशन सेटअप। ये ज्यादा स्पेसिफिक होगा, ठीक है। इनिशियलाइजेशन सेटअप, आप इंस्टॉलाइजेशन भी लिख सकते हो। इनिशियलाइजेशन सेटअप। व्हाट डू यू मीन बाय इनिशियलाइजेशन सेटअप? इनिशियल स्टेज पर, इनिशियल मतलब पहले, सबसे पहले स्टेज पर आपको क्या करना पड़ता है, ठीक है, यानी कि डीवीआर को सेटअप करना, इसी को हम डीवीआर सेटअप बोलते हैं। तो आप ब्रैकेट में क्या लिखोगे, डीवीआर सेटअप। मैं बोलूंगा कभी कि डीवीआर सेटअप करके दिखाओ, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि डीवीआर सेटअप कैसे करते हैं। हो गया? ओके। तो जब आप सबसे पहले नया नया डीवीआर लोगे, चाहे कोई भी कंपनी का लो, कोई भी ब्रांड का लो, उसमें आपको इसी तरीके से सेटअप करना होगा, दुनिया में कोई भी ब्रांड हो, ठीक है। तो वो कैसे करोगे आप उसके लिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको ऊपर रीजन मिल रहा होगा। रीजन का मतलब होता है कंट्री, ठीक है। तो जो भी कंट्री में आप रहते हो उसका नाम आपको सिलेक्ट करना है। तो कहाँ रहते हो आप? इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो है इंडिया सिलेक्ट करना है, ठीक है। अब उसके बाद में लैंग्वेज, भाषा, आपको कौन सा भाषा आता है वो सिलेक्ट करना है। लेकिन कई दफा ऐसा होता है कि अभी भाषा इसमें और कोई ऑल्टरनेटिव है नहीं, सिर्फ इंग्लिश ही है, मतलब इसके अंदर आपको मल्टी लैंग्वेज नहीं मिल रहा है ऑप्शन, बस बहुत सारे में होता है तो उसमें आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। फिलहाल तो इसमें इंग्लिश है। अच्छा, नेक्स्ट आते हैं हम वीडियो स्टैंडर्ड। वीडियो स्टैंडर्ड का मतलब क्या है? वीडियो स्टैंडर्ड मतलब हमारा यहाँ पर जो वीडियो चल रहा है, ठीक है, वो एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर चल रहा है, डेट इज पाल, फेज ऑल्टरनेटिंग लाइन, समझ में आ रहा है? 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होती है। तो यहाँ पर अगर हम वीडियो स्टैंडर्ड की बात करेंगे तो इसमें भी आपको पाल ही मिलेगा, एनटीएससी नहीं मिलेगा जो दूसरे कंट्रीज में या पहले यूज होता था, ठीक है। तो यहाँ पर ये नहीं मिल रहा है, तो हमें बाय डिफॉल्ट जो है वही करना है, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना। जब कुछ और नहीं है तो क्या दिमाग लगाओगे? क्लियर हो रहा है कि नहीं? तो नेक्स्ट कर दो। नेक्स्ट करने के बाद में आता है टाइम जोन, ठीक है। तो अलग अलग कंट्री का टाइम, अब यहाँ अगर आप देख रहे हो तो दिन है, लेकिन यूएस में हो सकता है रात हो रहा हो, तो वहां का टाइम जोन अलग है, यहाँ का टाइम जोन अलग है। तो हर एक का एक अपना टाइम जोन होता है, ठीक है। वो डिपेंड करता है, ठीक है, आपके कंट्री टू कंट्री। तो कंट्री जो रहेगा उसके हिसाब से सिलेक्ट करना है। तो इंडिया का जो टाइम जोन चलता है वो चलता है +5:30 जीएमटी, ग्रीनविच मीन टाइम। अगर आप स्टडी करोगे तो आपको पता चलेगा। तो ये जो है चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, इस तरीके से आपको सिलेक्ट कर लेना है। क्लियर हो रहा है यहाँ तक? ओके। नेक्स्ट जो आता है डेट इज सिस्टम टाइम। सिस्टम टाइम का मतलब क्या है कि अभी समय क्या हो रहा है वो सिस्टम में इनपुट करना है, क्योंकि उसको नहीं पता अभी क्या हो रहा है, ठीक है। तो मैं अभी यहाँ पर 2:48 हो रहा है, रियल टाइम ही मैं यहाँ पर डालूंगा, कोई डमी वमी नहीं डालने वाला, ठीक है। तो पहले तो डेट सिलेक्ट करना है। देखो क्योंकि मैंने रीसेट किया तो यहाँ पर डेट भी रीसेट हो गया, ठीक है। तो मुझे डेट भी सेट करना है। तो आज का जो तारीख है वो क्या है, 18, ठीक है। 18/11/2000 बराबर है, ठीक है। एक सेकंड रुक जाइए, मैं ऑल्टरनेटिव टीवी में मैं थोड़े नजदीक रख देता हूँ, देखने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। ओके, डेट क्यों ऐसा है? देखेंगे ना अभी। तो रीसेट किया है तो इसी वजह से ऐसा आ रहा है, तो हमें डालना है, इनपुट करना है, यही तो कॉन्फ़िगर करना है ना। आप टेक्नीशियन हो, यही तो आपका काम है कि आपको कॉन्फ़िगर करना है। अच्छा, टाइम क्या हो रहा है अभी? टाइम हो रहा है 2, तो मैं यहाँ पर 2 नहीं लिखूंगा, यहाँ मैं 14 लिखूंगा। क्लियर है? क्योंकि यहाँ पर एएम पीएम नहीं दिया है। अगर एएम पीएम दिया होता तो मैं यहाँ पर 2 4 जो भी लिखना है वो आप लिख सकते हो।
तो 24 आवर फॉर्मेट कहते हैं हम इसको। 24 आवर फॉर्मेट में आपको डाल देना है, 249 हो रहा है, राइट। तो 249 यहाँ पर लिख देंगे और नेक्स्ट कर देंगे। जैसे ही मैंने 249 लिख के नेक्स्ट किया, इतना सेटअप करते ही आप एक पेज पर आ जाओगे जिसको हम कहते हैं इनिशियलाइजेशन सेटअप। इसी को मेन इनिशियलाइजेशन सेटअप बोलते हैं। वो हो सकता है किसी डीवीआर में बाद में पूछे, ठीक है। बहुत बार में क्या होता है कि यही पहले पूछता है। तो इसमें 3 लेयर की सेटिंग करनी होती है। पहला 3 स्टेप की सेटिंग होती है। पहला स्टेप होता है कि पासवर्ड सेटिंग। तो आपको यहीं से पासवर्ड, जैसे आपने कई दफा लेवल 1 में यूज तो किया था एडमिन 1 2 3 4, वो कहां से आता है? वो यहाँ से। मैं पहली बार बना के रखा हूं इसीलिए वो आता है। तो मैं यहाँ पर अपने हिसाब से जो भी मुझे बनाना है मैं बना सकता हूँ। तो जब भी आप फील्ड के ऊपर काम करो तो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाने की कोशिश करना, ठीक है। यस, मैं बता रहा हूँ। तो इनका कुछ डाउट है तो डाउट बताइए, आप माइक में बोलिए ताकि सब सुन सके। सर हमने घर पे सेटअप किया था प्रैक्टिस के लिए। हाँ हाँ, हमने एडमिन पासवर्ड डाला था एडमिन 1 2 3 4, तो एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। यस, तो मैं बताता हूँ आपको। जैसे आपने घर पे शायद हिगविजन का डीवीआर लिया होगा। यस, तो ज्यादातर कुछ ऐसे डीवीआर्स होते हैं जिनके अंदर कुछ ऐसे ब्रांड होते हैं जिनके अंदर क्या होता है ना, आपको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड डालना पड़ता है। आज बहुत सारे ऐसे एल्गोरिदम्स फिट कर दिए गए हैं आपके डीवीआर में कि आप एडमिन ये जो शब्द है अपने पासवर्ड में यूज नहीं कर सकते हो। अगर आप ये यूज करोगे तो एरर मारेगा, पहला। दूसरा, बहुत बार ऐसा भी देखा गया है कुछ डीवीआर में जिसमें आप सीक्वेंस में नंबर नहीं लिख सकते हो 1 2 3 4, क्योंकि ये इजीली गेसेबल है, कोई भी गेस कर सकता है। पहले क्या करते थे लोग ना, काम करने का पैटर्न ही बना देते थे कि एडमिन 1 2 3, एडमिन @1 2 3। तो कोई भी तीसरा टेक्नीशियन जाता था, आंख बंद करके एडमिन @1 2 3 डालता, खुल भी जाता था, तुक्का। तो एक पैटर्न बन गया था मार्केट में। इसी पैटर्न को तोड़ने के लिए कंपनी ने क्या किया, सिक्योरिटी के लिए ये सारे एल्गोरिदम्स बिठा दिए। समझ में आ रहा है? तो जिसके अंदर क्या किया गया, ऐसे नियम को प्रोग्राम कर दिया गया कि वो एक्सेप्ट ही ना करे, तो आप एडमिन ये शब्द नहीं यूज कर सकते हो। तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना पड़ेगा। तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जैसे कि मैं आपको एक बनाकर दिखाता हूं, जैसे सीसीटीवी, ठीक है, @1 2 3 4। तो क्या ये स्ट्रॉन्ग है? नहीं। क्यों नहीं है? हाँ, ये इजीली गेस कर सकते हो क्योंकि 1 2 3 4 तो सीख है आपका, ये है राइट, एक सीक्वेंस नंबर है। तो आप इसको चेंज करके 1947 कर दो। क्या ये स्ट्रॉन्ग है? ये स्ट्रॉन्ग है। किसको पता मैंने सीसीटीवी शब्द यूज किया है, तो स्ट्रॉन्ग है ना। लेकिन ये उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, अभी भी ये उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। अब देखो मैं एक और बनाता हूं। कैपिटल अक्षर एस रख दिया, बड़ा, ठीक है। एस जो है वो मैंने कैपिटल रख दिया, बड़ा रख दिया। SUPER, सुपर लिख दिया। सुपर @1947, वही चीज किया, बस यहां पर एक कैप्स रखा, एक स्मॉल रखा, ये और ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो बहुत सारी कंपनियों में क्या होता है ना, आपको इसी तरीके का फॉर्मेट फॉलो करना पड़ता है कि जिसमें आपका नंबर भी होना चाहिए, दैट शुड बी यूनिक, नॉन गैसेबल, कोई गैस नहीं कर सके ऐसा नंबर हो, डेट ऑफ बर्थ या कुछ भी डाल दो। उसके बाद में स्पेशल कैरेक्टर, इसको स्पेशल कैरेक्टर्स बोलते हैं, तो स्पेशल कैरेक्टर्स होनी चाहिए, और एज वेल एज अपर केस एज अ लोअर केस, ये दोनों चीजें आपकी होनी चाहिए। क्लियर हो रहा है यहाँ तक? तो आई होप यहाँ तक समझ में आ रहा है पासवर्ड कैसे बनाने का। तो क्या करो, आप अपने हिगविजन में जाना घर पे और एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना, और नहीं बना तो पढ़ाना छोड़ दूंगा। क्लियर? और डीवीआर लेकर भी आना, पता चला तुम कुछ गलत कर रहे हो और आके बोलो लेकर आओ, मैं बना के दिखाऊंगा तुमको। हाँ चलो, क्लियर हो रहा है? तो अच्छा, आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सी चीजें जब आप बना रहे हो, ठीक है, उसमें क्या चीज रिस्ट्रिक्शंस है कि नहीं कर सकते हो यूज, वो कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए यहां पर लिखा होता है, ये पूरा पढ़ोगे ना तो वो वही सब चीज लिखा हुआ है, ठीक है। तो पासवर्ड मस्ट बी 8 to 32 कैरेक्टर, मतलब आप जब बना भी रहे हो तो टोटल 8 कैरेक्टर मिनिमम होना चाहिए, इंक्लूडिंग एटलीस्ट 2 ऑफ द फॉलोइंग, मतलब एटलीस्ट इनमें से 2 चीज तो होना चाहिए, जिसको हम क्या कहते हैं, नंबर। नंबर तो होना चाहिए, अपर केस, अपर केस मतलब कोई चीज कैपिटल होना चाहिए, ठीक है, या लोअर केस लेटर, मतलब इसमें से कोई दो। ऐसा दौआ बोल रहा है, इसीलिए दौआ अभी इस पर्टिकुलर मॉडल के अंदर अगर आप देखेंगे तो दौआ में जरूरी नहीं है कि मैं कैपिटल और स्मॉल दोनों भी यूज करूं, एनी टू बोला है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि इसमें चीजों में ये पढ़ना है, जो लिखा हुआ है उसी के हिसाब से पासवर्ड आपको बना सकते हो। क्लियर हो रहा है यहां तक? ठीक है, अब इस पे ज्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि फिर बोरिंग होएगा क्लास।
हम लोग फटाफट से इंप्लीमेंट करना सीखते हैं। ठीक है, तो ये देखो तो क्या करना है, सबसे पहले तो यहाँ पर पासवर्ड बना रहा हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर बना देता हूं, जैसे लेट से एस कैपिटल एस। ठीक है, तो मैं एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बना रहा हूं, कैपिटल एस। ठीक है, और फिर छोटा कर देता हूं। तो देखो, बड़ा कैपिटल करना है तो आप क्या करोगे, शिफ्ट दबाओगे। स्मॉल करना है तो फिर शिफ्ट दबाओगे। SUPER, सुपर @1947। क्लियर हो रहा है? इस तरीके से देखो एकदम ग्रीन हो गया, मतलब ये स्ट्रॉन्ग है। एस पासवर्ड में कभी भी आप कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते हो, ये ध्यान में रखना। SUPER, कभी कभी होता है ना, टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है, तो वो ना, वो अगर हुआ होगा तो आपको इंटीमेट कर देगा ना, तो इसी वजह से वो नहीं करना है। 1947 क्लियर हो गया। अब पासवर्ड हिंट आता है। हिंट का मतलब होता है कि कभी अगर आप पासवर्ड भूल जाओ तो आपको ये पढ़कर याद आ जाए। मतलब जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे मान के चलो आपने अपने पासवर्ड के अंदर डेट ऑफ बर्थ यूज किया है, तो उसमें लिख देना है नीचे हिंट में कि माय डेट ऑफ बर्थ। बस इतना ही लिखना है, क्या है वो ही मत लिख देना। हिंट है ना, आपको सोच के याद आना चाहिए कि यस आई हैव यूज्ड माय फेवरेट BMW कार मॉडल नंबर। ठीक है, वो मॉडल नंबर मैंने यूज किया है, या कुछ भी ऐसे इस तरीके से आप हिंट लिख सकते हो। तो आपको याद आने जैसा रहना चाहिए। बाकी आप स्किप करना चाहते हो तो स्किप भी कर सकते हो। तो मैं फिर भी यहाँ पर कुछ भी लिख देता हूँ। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सुपरमैन। मेरे ऊपर है ना, मुझे याद करना है, आपको थोड़ी ना करना है, चोर को थोड़ी ना करना है, तो मेरे लिए है। मैं कुछ भी लिख रहा हूँ, आपको स्किप करना है तो स्किप कर सकते हो। क्लियर हो रहा है? कॉन्सेप्ट समझो। देखो हाँ, रट्टा नहीं मारना कोई भी चीज को, पहले बता रहा हूँ। नेक्स्ट कर रहा हूँ। नेक्स्ट करने के बाद में अनलॉक पैटर्न। अनलॉक पैटर्न का मतलब क्या होता है, आपने फोन में तो यूज किया ही है, बताने की जरूरत नहीं है। ये फास्ट लॉगिन करने के लिए DVR में दिया है, कई बार टाइप करने में टाइम लगता है तो इसके लिए दिया है। तो यहाँ पर हम एस बनाएंगे बड़ा। ठीक है, इस तरीके से ये देख लो। मैं हमेशा यही बनाता हूँ। उसके बाद में नेक्स्ट आता है, डेट इज योर रिजर्व्ड ईमेल। रिजर्व ईमेल। अब यहां पर पहला हो गया पासवर्ड सेटिंग, दूसरा हो गया अनलॉक पैटर्न। अब आते हैं हम तीसरा। तो 3 लेयर पर आ गए, तीसरे वाले पे आ गए। तीसरा वाला है पासवर्ड प्रोटेक्शन, यानी कि ये तब काम में आता है जब आप पासवर्ड भूल जाते हो, तो उस समय पर रिकवरी के लिए, क्योंकि आपका यहाँ पर क्या चल रहा है, ये एक अकाउंट है। समझ में आ रहा है? तो ये जो अकाउंट आपका चल रहा है, ये एक एडमिन पे चलता है, क्योंकि इसका बाय डिफॉल्ट यूजर नेम होता है एडमिन। आप सिर्फ पासवर्ड डालते हो, लेकिन यूजर नेम बाय डिफॉल्ट क्या होता है, एडमिन। सब DVR में जितने भी यूजर नेम डिफॉल्ट होते हैं वो सब एडमिन ही होते हैं। क्लियर है? तो इस एडमिन का अकाउंट कल को अगर लॉक हो गया तो कैसे उसको ओपन करोगे? तो उसके लिए हम इस रिकवरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने कॉन्फ़िगर किया होगा तो बहुत लोग क्या करते हैं, इस तरीके से बंद कर देते। कॉन्फ़िगर नहीं किया है तो फिर रिकवरी करना डिफिकल्ट होता है, कंपनी का सपोर्ट लेना पड़ता है। समझ में आ रहा है? तो मैं आपको आगे के हमारे क्लास होंगे, जैसे ये कुछ कॉन्फिडेंशियल क्लास होते हैं, ये यूट्यूब वगैरह के ऊपर मैं जनरली नहीं डालता। ठीक है, जिसके अंदर मैं आपको अलग अलग कंपनियों के पासवर्ड कैसे ब्रेक करते हैं वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। समझ में आ रहा है? तो दवा का भी बताऊंगा, हिगविजन का भी बताऊंगा, CP+ का भी बताऊंगा, अलग अलग कंपनी के पासवर्ड कैसे ब्रेक होते हैं उसका पूरा टेक्निक बताऊंगा, ताकि आप कल को अगर आपने मान के चलो यहाँ पर पासवर्ड प्रोटेक्शन नहीं भी डाला है तो फिर भी आपको अगर ब्रेक करना है तो वो आप कैसे करोगे। ठीक है, तो उसके लिए कुछ कॉन्सेप्ट्स है वो सिखाऊंगा। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ? तो यहाँ पर ईमेल आईडी आ रहा है, तो ईमेल आईडी किसका डालोगे? नहीं, यही गड़बड़ करते हो, कस्टमर का डालोगे ना। मैं तो अपना डालूंगा, जिसकी प्रॉपर्टी उसका ईमेल आईडी। आप काम कस्टमर के लिए कर रहे हो, कस्टमर का ईमेल आईडी डालना है कि नहीं? तो बहुत लोग टेक्नीशियंस क्या करते हैं, अपना डाल के आ जाते हैं, लेकिन वो गलत है, वो गलत है। ठीक है, मैं आपको सही ट्रेनिंग दे रहा हूँ, एथिकल ट्रेनिंग दे रहा हूँ, क्योंकि प्रॉपर्टी जिसका है, अथॉरिटी उसका है। माई स्किल मुंबई, gmail.com। ठीक है, डन। एक बार चेक कर लेते हैं हम।
myskillmumbai@gmail.com, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए, 2-3 बार चेक कर लेना। अच्छा, उसके बाद में सिक्योरिटी क्वेश्चन ये हमें तब आता है काम में, अगेन जब पासवर्ड आप भूल जाओगे तो रीसेट करने के लिए। तो कल को अगर आपको ईमेल आईडी मान के चलो आपको याद नहीं है, ठीक है, तब क्या करोगे? तब उस समय पर आप सिक्योरिटी क्वेश्चन, ये सेकेंड तरीका है जिससे कि आप रिकवरी कर सकते हो अपने अकाउंट की। तो यहां पर आपने क्या करना है, क्वेश्चन आंसर तैयार कर देना है। तो कोई भी इस क्वेश्चन आंसर का जवाब दे देगा, वो रिकवर कर पाएगा अकाउंट को। तो जैसे आप सेट करने का, पहले आपको सेट करना पड़ेगा, व्हाट इज योर फेवरेट चिल्ड्रंस बुक। तो कस्टमर को पूछना है क्या है, बताएगा, लिख देना है। ये पूछना है क्या है, बताएगा, लिख देना है। बट बहुत बार मैं लोगों को कहता हूं कि कस्टमर को इसके लिए डिस्टर्ब मत करो। क्या करने का, अब आप अपने हिसाब से करना, मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूं, लेकिन उसमें पैटर्न आप अपना बनाना। जैसे मैं जनरली कोई भी साइट पर जाता हूं तो मैं वहां पर एबीसी, लेकिन बहुत बड़े बड़े जगहों पर मैंडेटरी होता है कि आपको पूछकर ही फीड करना है। समझ में आ रहा है? अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं डालना। ये मैं जस्ट आपको एक आइडिया दे रहा हूँ, एबीसी एबीसी एबीसी। कल को अगर भूल गया तो मेरे को पता है काम मैंने किया है, तो मेरे को क्या लिखना है, क्लियर हो रहा है? क्योंकि कल को अगर वो भूल गया तो मुझे ही फोन करेगा ना। बट ईमेल आईडी के केस में हमेशा उनका ही डालो, ठीक है। यहाँ पर हो सकता है कि थोड़ा आप अपना दिमाग यूज कर लिए, या तो फिर बड़ा कंपनी है, कोई कॉर्पोरेट है, एमएनसी है, वहां पर पूछ के डालो, क्योंकि सिक्योरिटी का रीजन होता है, पूछ के डालना है। यहाँ तक क्लियर हो रहा है? ठीक है। और अगर नहीं चाहिए तो स्किप भी कर सकते हो आप, बटन दबा दोगे स्किप हो जाएगा। मैं फिलहाल सेव कर रहा हूँ अभी, क्योंकि सेव करने से पहले कोई भी डाउट है इस पर्टिकुलर टॉपिक पर तो तुरंत पूछ लो, क्योंकि एक बार सेव किया तो फिर पीछे नहीं आ पाएंगे। कोई डाउट है? सर ईमेल आईडी तो इस पे डाल रहे हैं, माइक ले लीजिए। इस पे ईमेल आईडी तो डाल रहे हैं, अगर कहीं पासवर्ड भूल गए तो अपने ईमेल पे आएगा क्या मैसेज? कभी अगर आप पासवर्ड भूल गए तो हाँ, अपने ईमेल द्वारा ही आप उसको रिकवर कर सकते हो। तो उसका जो एक सिक्योरिटी कोड होता है, वो कोड आपको ईमेल पे आता है। ईमेल कैसा आएगा वो सब चीजें हम आगे देखेंगे ना, वो अभी ऑपरेटिंग में नहीं सिखाएंगे, वो हम आगे देखेंगे। समझ में आ रहा है? हर चीज का क्लास होगा, ठीक है। अभी डे 1 पे सब कुछ नहीं बता सकता। बोलो आगे। कोई डाउट है किसी को? चलो। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो ओके कर देता हूं, नेक्स्ट कर देता हूं, ठीक है, नेक्स्ट कर देता हूं। अब यहां पर कुछ भी नहीं करना है। इसको क्या कहते हैं पता है? हम इसको कहते हैं हम स्टार्टअप विजार्ड। स्टार्टअप विजार्ड एक ऐसे प्रकार का ऑप्शंस होते हैं जहां पर इनिशियल स्टेज पर आपको क्या क्या फीड करना है वो खुद बताता है कि ये लो डेट और टाइम सेट कर दो, ये लो ये कर दो। जैसे आप कभी कभी कोई नया गेम चालू करते हो ना, गेम डाउनलोड कर लो, तो अगर वो गेम के बारे में नहीं पता है तो खुद नेविगेट करता है कि ये इधर ये है, इधर ये है, इधर ये, ऐसे उसी तरीके से ये नेविगेट कर रहा है आपको। समझ में आ रहा है? तो ये बता रहा है कि पहले ये कर लो, फिर ये कर लो, फिर। बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा यहाँ पर कुछ नहीं करने का। हम हर चीज जो भी सेटिंग यहाँ पर करेंगे वो हम अंदर से करेंगे, ठीक है। मैं आपको उसका प्रॉपर स्टेप लिखवाऊंगा, क्योंकि अगर यहाँ से किया तो स्टेप नहीं बनेगा। समझ में आ रहा है? तो मैं इसके लिए इसको हमेशा याद रखना, हमेशा इसको नेक्स्ट नेक्स्ट करके स्किप करना किसी भी मॉडल में। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, ठीक है। क्या लिख कर आ रहा है? थैंक यू फॉर परचेजिंग अवर प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये भाई साहब को लग रहा है मैंने अभी खरीदा है, ऐसा नहीं है। समझ में आ रहा है? क्योंकि फैक्ट्री मारा था तो नया ही हो गया। क्लियर हो? यहां तक समझ में है इनिशियलाइजेशन सेटअप कैसे करना है? तो देखो अभी आप लोग बैठे हैं, तो एक बार जो लोग YouTube पे पढ़ रहे हैं उनको भी समझ में आए कि हाँ, मैंने तो लगेगा कि मैं ऐसे ही बक रहा हूँ, है कि नहीं? मतलब किसको सिखा रहा हूँ, दिखना चाहिए ना। तो एक बार देख लो। ओके, यहां तक क्लियर हुआ? तो आई होप कि सेटिंग कैसे करना है, इनिशियलाइजेशन सेटअप, इसमें आपको कोई डाउट नहीं है। आगे बढ़े? टाइम हो गया। हाइब्रिड रिकॉर्डर्स है, ठीक है। मैं आपको एक्स के टर्म भी बताऊंगा, ठीक है। जैसे एक्स जो होता है ये अननोन शब्द से लिया गया है। समझ में आ रहा है? जैसे हमारा ये जो डीवीआर है, एक्चुअली में डीवीआर नहीं है, इसको हम एनवीआर भी बना सकते हैं। और एक्चुअली में ये एनवीआर भी नहीं है, इसको आप पूरी तरीके से डीवीआर में भी यूज कर सकते हो। मतलब आप जब खरीद रहे हो कहीं से, तो आप सामने वाले को नहीं पता कि आप किस मोड पर उसको यूज करोगे। दैट इज कॉल्ड एक्स। एक्स का मतलब अननोन शब्द से लिया गया उसको, ठीक है। यानी कि ये एक हाइब्रिड डीवीआर है,
हाइब्रिड, समझ में आ रहा है, पेंटा हाइब्रिड डीवीआर हम इसको कहते हैं। तो ये जो हाइब्रिड डीवीआर होते हैं, इनका काम क्या होता है, इनको हम किसी भी मोड पर इस्तेमाल कर सकते हैं। हम चाहे तो इसमें पूरा एनवीआर का काम कर ले, हम चाहे तो इसमें पूरा डीवीआर का काम कर ले, या हमको चाहिए कि हाइब्रिड मोड पे चलाना है जिसमें हम एनालॉग के साथ साथ में आईपी भी चला सके, तो वो भी आप कर सकते हो। और इसमें तीनों मोड की सेटिंग होती है, समझ में आ रहा है, वो भी हम देखेंगे, अभी टाइम है, लेवल 3 का टॉपिक है, जब हम लेवल 3 पे आएंगे तब देखेंगे। यहां तक क्लियर हो गया सबको? यस। तो चलो आज के लिए इतना ही, कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो कल का भी लेक्चर मैं लाइव करूंगा यूट्यूब के ऊपर, जितने भी लोग यूट्यूब के ऊपर देख रहे हैं, सीख रहे हैं, वो लोग कल आना ना भूले, ठीक है। यूट्यूब के ऊपर लिंक आप लोगों को मिल जाएगा नोटिफिकेशन द्वारा। जो लोग यूट्यूब के ऊपर पढ़ाई कर रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, ताकि नोटिफिकेशंस आपको हमारे लाइव क्लास के आते रहे। और अगर आप मेरे से फिजिकली यहाँ पर डायरेक्टली सीखना चाहते हो आकर, तो आप कांटेक्ट करिए, नीचे आप देख सकते हो नंबर वगैरह फ्लैश होता होगा, या हमारे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहां पर भी आपको काउंसलर्स के नंबर मिलेंगे। अपकमिंग बैच के बारे में पता करिए, जनवरी में हमारा नया बैच शुरू होने वाला है और उसकी बैचेस के एनरोलमेंट चालू है ऑलरेडी, फटाफट से रजिस्टर करवाइए अपने आप को। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो। एक सैंपल बनाया था लाइक